हेलो फ्रेंड्स। इस पर्टिकुलर सेशन में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर मार्कर्स के बारे में। मॉलिक्यूलर मार्कर्स जिसके बारे में आई नो बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, बट फिर भी इन जनरल मार्कर का मतलब होता है कि एनीथिंग विच हेल्प यू इन डिस्क्रिमिनेटिंग अ डिजायर्ड थिंग एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म और रेस्ट ऑफ द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। एक लिटरली एक पेपर के ऊपर खूब सारी लाइंस लिखी हुई हो सकती है, उसमें से अगर किसी एक हाइलाइटर से आप एक लाइन को मार्क कर दो तो अब जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है उसमें से जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने आ जाएगी। आप डिफरेंट कलर के मार्कर का इस्तेमाल करें तो आप फिर इवन डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, किसको याद रखना है, एटसेट्रा। ठीक है। सिमिलरली जो भी वेदर इज अ मॉलिक्यूलर मार्कर और अ नॉर्मल मार्कर, इट हेल्प इन डिस्टिंग्विशिंग, okay, distinguishing organism or a species or a variety race, even it can markers they can distinguish two siblings, भाई बहन, दो रियल ब्रदर्स हैं उनको भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं मार्कर्स के बारे में। सो वेरिएशंस या पॉलीमॉर्फिज्म्स हैं वो पॉपुलेशन के अंदर हमेशा से ही प्रेजेंट रही। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड के अंदर कि देर आर सम हैप्पी फेस स्पाइडर्स, दे ऑल बिलोंग टू अ सेम स्पीसीज। और देख सकते हैं कहीं पर रेड कलर का पैच है, कहीं पर सिर्फ ब्लैक कलर है, कहीं पर रेड ब्लैक दोनों का मिक्स है। सो व्हाट वी कैन से इज दैट वेरिएशंस दे एग्जिस्ट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, सभी जगह पर, सभी स्पीसीज में। इवन ह्यूमंस में भी आप देखें तो वेरिएशंस हैं, दे यू कैन सी वेरिएशंस फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम। ओके, तो इन पॉलीमॉर्फिज्म को डिटेक्ट करने का कोई ना कोई तरीका है। मीन्स हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं कि ये स्पाइडर, फर्स्ट स्पाइडर दूसरे स्पाइडर से अलग है, दूसरा स्पाइडर तीसरे स्पाइडर से अलग है। या लेट्स से इवन ह्यूमन, अगर हम ह्यूमन के अंदर भी बात करें तो यू विल फाइंड अ लार्ज वेरिएशन। किसी की हाइट है वह 7 फीट हो सकती है, तो किसी की हाइट है वह 4 फीट या इवन 3 फीट भी हो सकती है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वेरिएशंस और पॉलीमॉर्फिज्म्स। ओके, कोई बहुत ज्यादा ड्वार्फ हो सकता है तो कोई बहुत ज्यादा टॉल हो सकता है। तो स्पाइडर्स को हमने कैसे पहचाना कि वो अलग अलग तरीके के हैं, या इन दो इंडिविजुअल्स को हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि पर्सन ए अलग है और पर्सन बी है? तो ऑब्वियसली यू आर यूजिंग सम काइंड ऑफ मार्कर, एंड द मार्कर विच यू आर यूटिलाइजिंग इज द मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स। तो सबसे सिंपलेस्ट मार्कर्स जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दीज आर मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स। सो यू कैन से दैट दिस पर्सन ए इज टॉल एंड पर्सन बी इज ड्वार्फ। और कंप्लीट जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है डियर फ्रेंड्स, वो मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स पर ही बेस्ड थी। जैसे कि मेंडल का पी प्लांट टॉल कौन सा है, ड्वार्फ कौन सा है, तो उसके लिए आपको कोई इलेक्ट्रोफोरेसिस या रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन या पीसीआर करने की जरूरत नहीं थी। आप मॉर्फोलॉजिकली एग्जामिन कर सकते थे कि वो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड लेवल से प्लांट की हाइट ज्यादा तो उसे टॉल कहा जाएगा, इट इज बिलो दैट इज थ्रेशोल्ड लेवल तो उसे ड्वार्फ कह दिया जाएगा। या राउंड या रिंकल सीड्स को भी आप मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंग्विश कर सकते थे। इनफ्लेट एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड जो हैं, जो भी ट्रेड्स थे मेंडल के, उनको डिस्टिंग्विश कर सकते। तो सबसे सिंपलेस्ट जो तरीका हो सकता है टू असेस और टू स्टडी द वेरिएशन और पॉलीमॉर्फिज्म, टू डिस्टिंग्विश अमंग द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कुड बी अ मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स। मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स के एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें कोई खर्चा नहीं आता, ये इनएक्सपेंसिव है। इसको आप नेचुरल, मतलब आपको लैब कंडीशंस में ऐसा नहीं कि दोनों स्पाइडर को पकड़कर लैब में लेकर जाना पड़ेगा और फिर आप कोई ट्रीटमेंट देकर फिर पता करेंगे कि इनमें से सेम है कौन से हैं और डिफरेंट कौन से हैं। आप नेचर के अंदर जहां पर ये दो ह्यूमन आपको दिखाई दे, दो चिंपैंजी दिखाई दे रहे हैं, दो मंकी, तीन मंकी दिखाई दे रहे हैं, आप आसानी से उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो यू can distinguish or you can utilize these kind of variations even in the nature। डिसएडवांटेजेस कई सारे हैं मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स के बारे में। कि पहली बात, मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स में वेरिएशंस बहुत कम होते हैं।
ओके, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश 4 और 5 टाइगर्स हैं, उनमें से आपको पहचानना है कि कौन से टाइगर्स ब्रदर सिस्टर है, कौन से टाइगर्स हैं वो 2 सिस्टर्स हैं, उनको पहचानना बड़ा मुश्किल है। या आपको 10 मंकीज आपके सामने बिठा दिया और पता लगा कि इन दोनों में से कौन से मंकीज भाई है, और मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे आपको डिस्टिंग्विश करना है, तो बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि वेरिएशंस बहुत है। मंकी और चिंपैंजी को पहचान लेंगे, पर मंकी को मंकी से डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएशंस या जो पॉलीमॉर्फिज्म जिसके बेसिस पर हम डिस्टिंग्विश करेंगे वो बहुत कम अवेलेबल होती है। ज़्यादातर जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं वह मॉर्फोलॉजी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। सपोज कोई जीन है जो कि ग्लोबिन जीन, कोई जीन है वो ग्लोबिन प्रोटीन को कोड करता है, और उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी पर कोई फर्क नहीं आएगा। या कोई जीन है, लेट्स से इट इज कोडिंग फॉर सम, लेट्स से सम रेगुलेटरी आरएनए, तो उसकी वजह से भी कोई ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी पर चेंज नहीं आएगा। या सम कोई मेटाबॉलिक एंजाइम को जीन कोड कर रहा है, तो वहां पर भी मॉर्फोलॉजी के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा। सो हर जेनेटिक वेरिएशन है वो मॉर्फोलॉजी के अंदर दिखाई दे कोई जरूरी नहीं है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो जैसे हम जेनेटिक्स में पढ़ चुके हैं कि मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस एनवायरनमेंट की वजह से भी हो सकते हैं। दो जेनेटिकली आइडेंटिकल क्लोन प्लांट को अलग अलग एनवायरनमेंट में रखा जाए तो दे मे लुक डिफरेंट, and two different organisms, genetically different organisms, if they are kept in the same environment under certain scenario, they may look alike. So morphology के बेसिस पर कंपैरिजन करना बहुत ही गड़बड़ वाली बात है। ऐसा हम टैक्सोनॉमी में पढ़ चुके हैं, ऐसा हम जेनेटिक्स में भी बात कर चुके हैं, ऐसा हमने इवोल्यूशन के अंदर भी बात की थी, और हमने सिबलिंग स्पीसीज के बारे में भी बात की थी, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में भी बात की थी। ओके, सो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर डिटेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना काफी हम कह रहे हैं मिस्टेक्स होने की चांसेस ज्यादा है। द रीजन फॉर मॉर्फोलॉजी इज नॉट ऑलवेज जेनेटिक्स। देन मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। लेकिन सबसे पहली बात हमारे दिमाग में ये आती है कि हमें इन वेरिएशंस के बारे में चिंता क्यों करनी चाहिए, हम वेरिएशंस को डिटेक्ट क्यों करते हैं। तो वेरिएशंस को डिटेक्ट करने के कई सारे रीजन हो सकते हैं। One of the purpose could be that what is the reason for an underlying phenotypic differences, कि पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी एक दूसरे से वेरिएबल क्यों हैं, दिखने में अलग अलग क्यों हैं, मैं ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, उसकी शक्ल अलग तरीके की क्यों है। व्हाट आर द रीजन फॉर फिनोटाइपिक वेरिएशन, चाहे वो प्लांट स्पीसीज के बारे में बात करें, चाहे एनिमल स्पीसीज के बारे में बात करें, जो भी वेरिएशंस हैं फिनोटाइप में, जो भी वेरिएशंस हैं उनका क्या रीजंस है, उनका जवाब हमें कहां से मिलता है वेरिएशंस को स्टडी करने पर, कि डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम अंडरलाइनिंग वेरिएशंस व्हिच इज ब्रिंगिंग चेंजेस इन अ फिनोटाइप। उसी तरीके से कंप्लीट फाइलोजेनी को एस्टेब्लिश करना हो, ह्यूमन की हिस्ट्री को ट्रैक करना होगी, सबसे पहला ह्यूमन कहां पर था और वो किस तरीके से अफ्रीका से बाकी रीजन के अंदर स्प्रेड हुआ, उसकी क्या लीनियज थी, उसके लिए भी वी हैव टू यूटिलाइज द वेरिएशंस। सो द फॉसिल रिकॉर्ड्स which are more closest to or the oldest fossil records, as you know, it occurs in Africa, और जिन भी इंडिविजुअल्स के अंदर सबसे ज्यादा रिजेम्बलेंस उन फॉसिल्स के साथ है, इसका मतलब वी विल से दैट कि दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू द ह्यूमंस व्हिच वर देयर इन अफ्रीका। सो हमें ह्यूमन ट्रैकिंग, ह्यूमन फाइलोजेनी, ह्यूमन रिलेशनशिप इसमें एस्टेब्लिश करने के लिए वेरिएशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरिएशंस के बेसिस पर हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा इंडिविजुअल है, वह वेरिएशंस देख रही तो हम पता लगाएंगे कि कौन सिकल सेल अनीमिया के लिए डिजीज है, कौन सिकल सेल अनीमिया के लिए कैरियर है। आरबीसी शेप को देख सकते हो, उसके अंदर वेरिएशन को देख सकते हो, और भी कई सारे फिनोटाइपिक प्रॉपर्टीज को आप असेस कर सकते हो अगर आपको वेरिएशंस को आइडेंटिफाई करना। तो वेरिएशंस को हम क्यों देखना चाहते हैं, तो वेरिएशंस को हम मेजर रीजन वेरिएशन हम इसलिए देखना चाहते हैं कि व्हाई द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर फिनोटाइपिकली वेरिएबल। वेरिएशंस को हम इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि वेरिएशन के बेसिस पर हम फाइलोजेनी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या पूरा लीनिएज को स्टडी कर सकें। हम वेरिएशन को इसलिए स्टडी करते हैं ताकि हम थोड़ा सा जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में अंदाजा लगा सकें, दैट इज व्हाट इज द
pattern of the transmission of disease from one generation to next generation. Okay. So हमने कहा मॉर्फोलॉजिकल जो मार्कर्स हैं उनके कई सारे लिमिटेशंस हैं। मॉर्फोलॉजिकल मार्कर्स की बजाय हम बायोकेमिकल मार्कर्स या बायोकेमिकल पॉलीमॉर्फिज्म्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोकेमिक्स केमिस्ट्री हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस की बात करते हैं और मेटाबॉलिक रिएक्शंस में मेनली जो काम करने वाले प्रोटीन्स हैं उन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं। तो बेसिकली प्रोटीन में वेरिएशंस या मोर एक्यूरेटली एंजाइम्स में जो वेरिएशंस है दैट वी स्टडी इन अ बायोकेमिकल पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे हम जेनेटिक्स में पढ़ा स्टिडीन प्लस और स्टिडीन माइनस, यहाँ पर मॉर्फोलॉजी में फर्क नहीं है। एक न्यूरोस्पोरा या बैक्टीरिया स्टिडीन बायोसिंथेसाइज कर पा रहा है और दूसरा बैक्टीरिया है वो स्टिडीन सिंथेसाइज नहीं कर पा रहा है, जिनको इस प्लस इस माइनस फिनोटाइप कह रहे हैं। क्यों सिंथेसाइज कर पा रहा है? क्योंकि एक जगह पर कंप्लीट मेटाबॉलिक एंजाइम होंगे तो दूसरी जगह पर कंप्लीट मेटाबॉलिक एंजाइम्स या कोई ना कोई एंजाइम डेफिनेटली वहां पर मिसिंग होगा। आपको याद होगा इसके लिए हमने टर्म भी इस्तेमाल की थी कि प्रोटोट्रॉप जो जिसके अंदर कंप्लीट मेटाबॉलिक पाथ अवेलेबल है और ऑक्सोट्रॉप जो कि मिनिमल मीडियम पर ग्रो नहीं कर सकता क्योंकि मेटाबॉलिक पाथवे का कोई ना कोई स्टेप वहां पर गड़बड़ है। तो प्रोटीन लेवल पर वेरिएशंस जनरली स्टडी करते हैं, एंजाइम लेवल पर वेरिएशन को स्टडी करते हैं हम बायोकेमिकल पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर। थोड़ा और हायर लेवल पर बात करें तो हम मॉलिक्यूलर पॉलीमॉर्फिज्म या मॉलिक्यूलर मार्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मॉलिक्यूलर पॉलीमॉर्फिज्म या मार्कर्स को स्टडी करना है तो हमें प्रोटीन में वेरिएशन की बजाय किस में वेरिएशन को स्टडी करना चाहिए? डीएनए में। तो मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन से बेटर बायोकेमिकल वेरिएशन है, बायोकेमिकल वेरिएशन से भी ज्यादा बेटर है मॉलिक्यूलर पॉलीमॉर्फिज्म। बायोकेमिकल मार्कर्स के बारे में थोड़ा और बात कर लें कि बायोकेमिकल पॉलीमॉर्फिज्म में जैसे हमने कहा कि प्रोटीन में वेरिएशन को स्टडी करते हैं और प्रोटीन्स जो कि बायोकेमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें एंजाइम्स कहा जाता है। और एंजाइम्स की अल्टरनेट फॉर्म दीज आर रेफर्ड टू एज एलो एंजाइम्स। तो व्हाट आर एलो एंजाइम्स? Allo enzymes, these are the enzymes encoded by same gene but by the different allele. Let's say कोई ह्यूमन है वो डिप्लॉयड होगा। डिप्लॉयड होने का मतलब उसके पास हर जीन की लेट्स से कोई ए जीन है उसकी दो फॉर्म होगी, लेट्स से A1 जो उसको उसके फादर से आ रही है और उसके पास एक कोई दूसरी फॉर्म भी होगी जिसको भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं जो उसके पास उसकी मदर से आ रही होगी। दिस इज अनदर क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, जहां पर सेकंड एक जीन का ही एलील हो सकता है A2। अब इससे भी कोई ना कोई एंजाइम बनेगा, कोई डेफिनेटली एक न्यूक्लियोटाइड का लेट से फर्क है और इससे भी कोई ना कोई एंजाइम बनेगा। अब इन एंजाइम्स में अगर एक भी अमीनो एसिड का फर्क है तो इनको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट आउट कर सकते हैं। सो जैसे ही अगर कोई इंडिविजुअल लेट से A1 है तो उसका बैंड यहां पर आ रहा है, ओके कोई A2 है तो उसका बैंड यहां पर कहीं पर आता है। और हम जेनेटिक्स में पढ़ चुके हैं कि पॉपुलेशन में तो पॉपुलेशन पॉलीमॉर्फिक होती है, पॉपुलेशन में दो से ज्यादा अलील भी हो सकते हैं, कोई दूसरे इंडिविजुअल उसमें A3 A4 अलील हो सकते हैं, दैट इज देयर कुड बी वेरिएशन एट डिफरेंट साइट। तो प्रोटीन को एनालाइज कर कर हम जो इंडिविजुअल है उसके जीनोटाइप को बायोकेमिकल वेरिएशन को इस्तेमाल कर कर जीनोटाइप को असेस कर सकते हैं। जैसे हम कहेंगे कि ये इंडिविजुअल 1 है, ये इंडिविजुअल 2 है, इंडिविजुअल 3 4 5 6 7 8 9 10 डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं। इसका जीनोटाइप क्या रहा होगा तो हम कहेंगे इसका जीनोटाइप A1 रहा होगा। इसका जीनोटाइप क्या रहा होगा तो हम कहेंगे A3 तरीके का रहा होगा। इसका भी A3 तरीके का रहा होगा। इस इंडिविजुअल का A1 तरीके का, इस इंडिविजुअल का कैसे रखेंगे तो सबका यहां से लेकर यहां तक सब ये सबका A1। सेवंथ इंडिविजुअल का क्या रहा होगा तो सेवंथ इंडिविजुअल के अंदर एक अलील A1 तरीके का है और एक अलील A4 तरीके का, तो हम कहेंगे सेवंथ का जीनोटाइप क्या है A1 A4। एट्थ का क्या है वो भी पता कर सकते हैं हम A1 और A2। नाइन्थ का क्या है A1 A2। 10th का क्या है A1 A1। इस तरीके से हम डिफरेंट जो जीनोटाइप्स हैं उनको पता कर रहे हैं और पता हम किसके बेसिस पर कर रहे हैं? प्रोटीन के बेसिस पर। प्रोटीन्स को जब कभी भी प्रोटीन्स के बेसिस पर जब पॉलीमॉर्फिज्म को डिटेक्ट करते हैं तो उसके कुछ फायदे भी हैं। सबसे पहला फायदा तो है कि ये इतने ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। आगे हम डीएनए बेस्ड मार्कर की बात करेंगे, वो कंपैरेटिवली इससे ज्यादा एक्सपेंसिव है।
सेकंड इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि प्रोटीन मार्कर्स आर कोडोमिनेंट। कोडोमिनेंट का मतलब यहाँ पर A1 अपना अलग प्रोटीन बैंड देता है, जबकि A2 है वो अपना अलग प्रोटीन बैंड देता है। सो अगर A1 A2 कंडीशन हो, उसमें से सिर्फ A1 प्रोटीन बनाए, A2 से कोई प्रोटीन बने ही नहीं, तो हम कहेंगे कि मार्कर कैसा है, डोमिनेंट। जहां पर रिसेसिव है वह किसी तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं करता। लेकिन A1 और A2 दोनों ही प्रोटीन अगर जेल पर दिखाई दे, A1 प्रोटीन भी दिखाई दे, A2 प्रोटीन भी वहां पर दिखाई दे, तो हम क्या कहेंगे कि जो मार्कर है वो कैसा है, कोडोमिनेंट। तो प्रोटीन मार्कर्स हैं वो किस तरीके के होते हैं, प्रोटीन मार्कर्स कोडोमिनेंट होते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है अगर हम बात करें प्रोटीन बेस्ड मार्कर के? सो हम जानते हैं कि पूरे जीनोम में से ओनली लेस देन पूरे जीनोम में से ओनली लेस देन 2% इज कन्वर्ट टू अ प्रोटीन। तो प्रोटीन्स में अगर आप वेरिएशन को स्टडी कर रहे हैं तो आप पूरे जीनोम वेरिएशंस को डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप अगर प्रोटीन में स्टडी कर रहे हैं तो यू आर फोकसिंग ऑन अ रीजन विच इज लेसर देन 2%। 98% रीजन में वेरिएशंस हैं वो प्रोटीन के फॉर्म में अपीयर ही नहीं होते। और दूसरा, इस 2% में भी बात करें कि अगर प्रोटीन कोडिंग जीन्स में भी म्यूटेशन है तो वो प्रोटीन में अपीयर हो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर प्रोटीन कोडिंग जीन के इंट्रॉन्स में कहीं पर म्यूटेशन है तो इट विल नॉट अपीयर इन अ प्रोटीन। अगर प्रोटीन कोडिंग जीन्स के अंदर इवन ओपन रीडिंग फ्रेम में कोडोन में भी म्यूटेशन है और कोडोन में भी थर्ड पोजीशन पर म्यूटेशन है और थर्ड पोजीशन पर म्यूटेशन होने पर कोडोन CC की जगह पर CCA भी हो गया, तो भी प्रोटीन में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि पहले भी ये प्रोलीन को कोड कर रहा था और बाद में भी ये प्रोलीन को कोड करेगा। सो कुछ जगहों पर पहली बात, प्रोटीन कोडिंग जीन्स के बाहर चेंज है तो डिटेक्ट नहीं होगा, प्रोटीन कोडिंग जीन्स के इंट्रॉन में है तो चेंज डिटेक्ट नहीं होगा, प्रोटीन कोडिंग जीन्स के ओपन रीडिंग फ्रेम के कोडोन के थर्ड पोजीशन पर है, जैसे सिनोनिमस कोडोन बनता है तो उससे चेंज को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। और कई जगहों पर तो अमीनो एसिड में चेंज हो भी जाता है तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में कोई चेंजेस नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पर ल्यूसीन की जगह पर आइसोल्यूसीन आ गया तो उससे although there is a change in amino acid but प्रोटीन माइग्रेशन में इलेक्ट्रोफोरेसिस में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि प्रोटीन की इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी डिपेंड करती है चार्ज और मास के ऊपर। ल्यूसीन की जगह पर आइसोल्यूसीन आने पर न तो चार्ज में फर्क आया और न ही मास के अंदर फर्क आया। ठीक है, so these are some of the limitation of studying the variation at a protein level. So it is better to move and to study the variation at a DNA level. So इसलिए अब हम बात कर रहे हैं molecular markers का। So molecular markers, they are now not based upon morphology, they are not based upon a protein, they are based upon net DNA sequences. So here in molecular markers, what we find is we try to find variations or polymorphism in our DNA sequence. यहाँ पर DNA के बेसिस पर हम इंडिविजुअल A को इंडिविजुअल B से डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करेंगे। तो DNA के अंदर वेरिएशंस है या नहीं है, DNA सीक्वेंस में कोई चेंजेस है या नहीं है, इसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास कई सारे मॉलिक्यूलर मार्कर टूल्स अवेलेबल है। कुछ मॉलिक्यूलर मार्कर टूल्स जो हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, दीज इंक्लूड RFLP, रेफर टू एज रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, random amplification of polymorphic DNA, amplified fragment length polymorphism, variable number of tandem repeats, उसके अलावा भी single nucleotide polymorphism SNP, microsatellites also referred to as simple tandem repeats or simple sequence repeats, जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। These are some of the molecular markers which we are going to distinguish. तो काम की बात कि मॉलिक्यूलर मार्कर्स की जब कभी भी हम बात करते हैं तो हम वेरिएशंस को कहां डिटेक्ट कर रहे हैं, डीएनए के अंदर। सैंपल 1 से जो हमने डीएनए ऑब्टेन किया और सैंपल 2 से जो हमने डीएनए ऑब्टेन किया उसमें कोई वेरिएशन है या नहीं, उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। पर डिटेक्ट कैसे करें, तो डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ मार्कर्स अवेलेबल हैं जिनसे हम डिटेक्शन कर सकते हैं। These include RFLP, RAPD, AFLP, microsatellites, etc. Now
इनमें चाहे आरएफईडी का इस्तेमाल करें, आरएफएलपी का इस्तेमाल करें, एएफएलपी का इस्तेमाल करें, मॉलिक्यूलर मार्कर्स को इस्तेमाल करने के लिए कुछ क्राइटेरिया हैं वह फुलफिल होने चाहिए, जिसके बेसिस पर भी हम डीएनए को डिस्टिंग्विश करने वाले हैं। देयर शुड बी सम मिनिमम क्राइटेरिया जिसके बेसिस पर हम मिनिमम क्राइटेरिया अगर वो फुलफिल करता है तभी हम उसके बेसिस पर इंडिविजुअल्स को या डीएनए सैंपल्स को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। जैसे फर्स्ट जिस मॉलिक्यूलर मार्कर की हम बात कर रहे हैं वह पॉलीमॉर्फिक होना चाहिए। पॉलीमॉर्फिक का मतलब कि उसमें सफिशिएंट वेरिएशंस होने चाहिए जिससे हम यानी सैंपल 1 और सैंपल 2 में सफिशिएंट वेरिएशंस होने चाहिए जिसकी बेसिस पर ये डिटेक्ट किया जा सके कि दो सैंपल्स सेम नहीं है बल्कि वह डिफरेंट है। कोशिश की जाए कि जो मार्कर्स हैं वह को डोमिनेंट हो। इवन कई सारे मार्कर्स हैं वह डोमिनेंट भी होंगे पर डोमिनेंट मार्कर्स हैं दे आर नॉट प्रेफर्ड, उनको प्रेफर्ड नहीं किया जाता। कोशिश की जाए कि आप ऐसे मार्कर का इस्तेमाल करें जो कि को डोमिनेंट हो। अगर डोमिनेंट मार्कर है तो आप होमोजाइगस हेट्रोजाइगस कंडीशन को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। को डोमिनेंट मार्कर में आप होमोजाइगस हेट्रोजाइगस कंडीशन को भी आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तीसरी जो ये सारी हम डिजायरेबल प्रॉपर्टीज की बात करें, जो तीसरी डिजायरेबल प्रॉपर्टी है दैट इज दैट जिस मॉलिक्यूलर मार्कर की हम बात कर रहे हैं वह जीनोम में किसी एक पर्टिकुलर रीजन पर ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए। ये मॉलिक्यूलर मार्कर जीनोम में थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए ताकि आप किसी भी रीजन के अंदर वेरिएशंस को स्टडी या डिटेक्ट कर सकें। आप मॉलिक्यूलर मार्कर को इस्तेमाल करना आसान होना चाहिए, उसकी कॉस्ट है वह कम होनी चाहिए, सेम रिजल्ट्स को हम बार बार ऑब्टेन कर पाए। ये सारी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज है मॉलिक्यूलर मार्कर्स के अंदर। दैट क्या क्या डिजायरेबल प्रॉपर्टीज है? पॉलीमॉर्फिक होना चाहिए, को डोमिनेंट होना चाहिए, थ्रू आउट जीनोम उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इजियर हैंडलिंग हो और कॉस्ट इफेक्टिव हो, रिजल्ट्स हैं वो बार बार रिप्रोड्यूस किए जा सके। सो दीज आर सम ऑफ द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर्स। मॉलिक्यूलर मार्कर्स जब एनालिसिस करते हैं यानी इनमें से कोई भी मॉलिक्यूलर मार्कर को हम इस्तेमाल करेंगे और उसके बेसिस पर हम डीएनए सैंपल्स को या डीएनए सैंपल्स में वेरिएशंस को डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो कुछ न कुछ साथ में टूल्स के साथ टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। एंड मोस्ट कॉमनली टेक्निक जो इस्तेमाल की जाती है दिस इज रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। तो हम देखेंगे कि रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म और एएफएलपी दोनों के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का इस्तेमाल किया जाता है। Gel electrophoresis it is utilized in almost all of the molecular markers. Hybridization का इस्तेमाल किया जा सकता है in various molecular marker including RFLP. You go for hybridization in AFLP. Hybridization can also be utilized in single nucleotide polymorphism that is SNP. वहाँ पर भी यानी आप RFLP में hybridization इस्तेमाल कर सकते हैं, AFLP में hybridization इस्तेमाल कर सकते हैं, SNP में hybridization का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ जगहों पर पर्टिकुलर रीजन से वेरिएशंस को डिटेक्ट करना है तो यू यूटिलाइज अ रेडियो एक्टिव प्रोब, और अगर रेडियो एक्टिव प्रोब का इस्तेमाल करते हो तो फिर यू हैव टू रिलाई फॉर ऑटो रेडियोग्राफी। सो रेडियो एक्टिव प्रोब्स का इस्तेमाल बेसिकली किया जाता है आरएफएलपी के अंदर और एएफएलपी के अंदर, तो वहां पर ऑटो रेडियोग्राफी भी इस्तेमाल करना पड़ता है। एंड अनदर जो टेक्निक यू हैव टू यूटिलाइज इज द पीसीआर। सो अगर आरएफएलपी को छोड़ दे दैट इज द ओनली टेक्निक विच इज नॉन पीसीआर बेस्ड। रेस्ट ऑफ ऑल टेक्निक दैट इज आरएपीडी, एएफएलपी, एसएसआर, आईएसएसआर, एसएनपी एटसेट्रा, एसटीएस, माइक्रो सैटेलाइट, वीएनटीआर, ये सारे पीसीआर बेस्ड मार्कर है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? चलो आगे डिस्कशन करते हैं। जो सबसे पहला मार्कर हम यहां पर डिस्टिंग्विश करने वाले हैं डियर फ्रेंड्स दैट इज रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये फर्स्ट जनरेशन मॉलिक्यूलर मार्कर है। दिस इज द फर्स्ट जनरेशन मॉलिक्यूलर मार्कर। बेसिकली इस टेक्निक के अंदर क्या करते हैं कि वी डाइजेस्ट द जीनोमिक डीएनए विथ अ सर्टेन नोन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करने के बाद जो डाइजेस्टेड फ्रैगमेंट्स हैं उनको जेल के ऊपर रन करते हैं, फिर हम उसको सदन ब्लॉटिंग कराते हैं, मींस किसी प्रोब के साथ हाइब्रिडाइज कराते हैं, और हाइब्रिडाइज कराकर सैंपल 1 और सैंपल 2 में हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद क्या कुछ वेरिएशन आया या नहीं आया उसको डिटेक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट बात कि आरएफएलपी एक
नॉन पीसीआर बेस्ड मार्कर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि यही एक ऐसा मार्कर है जो कि पीसीआर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये एक कोडोमिनेंट मार्कर है। कोडोमिनेंट मार्कर का मतलब द बैंड पैटर्न ऑफ A1 एंड बैंड पैटर्न ऑफ एन इंडिविजुअल हैविंग जीनोटाइप A1 A2 they will show a different RFLP पैटर्न। ये डिफरेंट RLP पैटर्न को शो करेंगे, ठीक है। यानी यहां पर हम होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसा हमने कहा कि वी यूटिलाइज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम पढ़ चुके हैं यूनिट 12 के अंदर। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दीज आर एंजाइम्स which restrict the entry of foreign DNA in a bacteria. ये restriction enzymes they recognize some site जिसको हम कह सकते हैं कि this is a recognition site, and once they recognize this site they put a cut in the restriction site। और अगर हम restriction endonuclease 2 की बात करें तो most of the restriction endonuclease type 2 what they do is कि recognition site में ही उनकी restriction site है। जिस site को recognize करते हैं वो often palindromic होती है और उस palindromic site में ही वह कहीं पर कट लगाते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स 6 बेस पेयर की पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर उसको कट लगाते हैं तो उन्हें 6 बेस पेयर कटर कहा जाता है। कोई 4 बेस पेयर की सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर उसके ऊपर कट लगाता है तो उसे 4 बेस पेयर कटर कहा जाता है। लेट्स से हमारे पास देयर इज सम साइट, कोई 4 बेस पेयर कटर हमने इस्तेमाल किया जिसकी साइट यहां पर है और यहां पर एक साइट अवेलेबल है, ओके। और कोई 6 बेस पेयर कटर है, उसकी साइट इस जगह पर अवेलेबल है। यहां पर कोई 6 बेस पेयर की साइट है पर यहां पर म्यूटेशन होने के बाद वह साइट है वह लॉस्ट हो। ये हमारा अलील 1 है और ये अलील 2 है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ऑब्वियसली कट करोगे तो फ्रैगमेंट सेम साइज का तो मिलेगा नहीं, ओके। यहां पर वापस 4 बेस पेयर कटर की साइट है, हम ये मान लेते हैं, जिसको मैं रेड कलर मार्क कर लेता हूं। दिस इज द 4 बेस पेयर कटर साइट, ठीक है। ये 4 बेस पेयर कटर की साइट यहां पर है, ठीक है, और यहां पर है। लेट्स से ये साइज यहां से लेकर यहां तक 10 किलो बेस पेयर की है, लेट्स से एक बार के लिए, और यहां से यहां तक की साइट है वह 4 किलो बेस पेयर की है। ये यहां से लेकर यहां तक की साइट 6 किलो बेस पेयर की। अगर हम अलील 1 और अलील 2 दोनों को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1 से भी कट करें, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 से भी कट करें तो व्हाट यू विल फाइंड इज कि इस जगह पर कट लगा, इस जगह पर भी कट लगा, यहां पर कट, इसमें यहां पर और यहां पर कट लगा, और इस रीजन के स्पेसिफिक प्रोब है, इस रीजन की स्पेसिफिक प्रोब हम इस्तेमाल करते हैं, इस रीजन के स्पेसिफिक प्रोब हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर अलील 1 है तो हमारे पास 4 kb का बैंड बनेगा, और अलील 2 है तो वहां पर 10 किलो बेस पेयर का बैंड बनेगा। रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करने के बाद जो फ्रेगमेंट्स आए उनकी लेंथ एक जैसी नहीं होगी, बल्कि उनकी लेंथ में वेरिएशन होगा, पॉलीमॉर्फिज्म होगा, ओके। हम कर क्या रहे हैं, यहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डीएनए सैंपल्स अलग अलग हैं, और अगर डीएनए सैंपल्स अलग अलग है तो उनमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की साइट भी अलग अलग जगहों पर होगी। पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की रिकॉग्नाइज्ड साइट में वेरिएशन किसकी वजह से आता है? तो कई सारे कारण हो सकते हैं कि लेट्स से these are the sites for restriction enzyme 1 and restriction enzyme 2। कोई पॉइंट म्यूटेशन होने पर साइट है वह लॉस हो गई, यानी लेट्स से कोई सीक्वेंसेस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है GECOR1 जिसकी रिकॉग्नाइज्ड साइट है GATTC, वापस इधर की तरफ रीड करेंगे तो GATTC है। इस जगह पर वह कट लगाएगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहां पर कट लगा देगा अगर ये साइट अवेलेबल है ECOR1। लेकिन अगर इस जगह पर किसी भी जगह पर पॉइंट म्यूटेशन हो गया, लेट्स से पॉइंट म्यूटेशन का मतलब यहां पर किसी जगह पर G हो गया, यहां पर GC हो गया, तो अब यहां पर कट नहीं लग पाएगा। सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज कैन लीड टू लॉस ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट, जिसकी वजह से यहां पर कट लग रहा था, यहां पर कट लग रहा था, अब इसमें यहां कट लगेगा, इस जगह पर कट नहीं लगेगा। तो कहीं पर नई सीक्वेंस जनरेट भी हो सकती है, पॉइंट म्यूटेशन करने पर एक नई साइट क्रिएट भी हो सकती है, यानी कहीं पर ओरिजिनल सीक्वेंस ये थी, उस पर पॉइंट म्यूटेशन हुआ और पॉइंट म्यूटेशन होते ही ये सीक्वेंस ऐसी हो गई। दिस इज आल्सो क्वाइट पॉसिबल।
सो पॉइंट म्यूटेशन होने पर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट है वह लॉस्ट हो सकती है, जो साइट है वह गेन हो सकती है। उसके अलावा रीअरेंजमेंट भी हो सकते हैं। रीअरेंजमेंट का मतलब यहाँ पर सब ब्लड से बीच में से रीजन, इतना रीजन डिलीट हो गया, और रीजन डिलीट हो गया तो दो साइड्स पास पास में आ जाएगी, और या फिर ये पूरा रीजन डिलीट हो गया तो वो पूरी साइट ही लॉस्ट हो सकती है। कुछ यहाँ का रीजन यहाँ पर आकर इंसर्ट हो गया तो जो साइट्स हैं वो एक दूसरे से दूर हो सकती है। सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की सीक्वेंस लॉस हो सकती है, गेन हो सकती है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की साइट पास में आ सकती है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट से एक दूसरे से दूर हो सकती है, जिसकी वजह से वेरिएशन को आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। तो डिफरेंट सैंपल्स में जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट है वह एक जगह पर नहीं होगी, उनमें वेरिएशन होगा, और वेरिएशन होगा तो उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल कि यहां पर हमारे पास दो, ये अलील 1 का डीएनए है और ये अलील 2 का डीएनए है। इसके अंदर यहां पर EcoR1 की क्लीवेज साइट है, यहां पर भी EcoR1 की क्लीवेज साइट है, यहां पर भी EcoR1 की क्लीवेज साइट है। अगर यहां पर कट लगाएं इस जगह पर तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यहां पर भी कट लगाएगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस जगह पर भी कट लगाएगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस जगह पर भी कट लगाएगा। इनको अगर रीड किया तो हमारे पास बैंड कितने का आएगा, 4, यानी प्रोब हमने इस रीजन के अगेंस्ट लेट से प्रोब लिया इस रीजन और इस रीजन के लिए, तो हमारे पास बैंड कितने दिखाई देंगे, 4 kb और 5 kb का। लेकिन यहां पर एक न्यूक्लियोटाइड का पॉइंट म्यूटेशन चेंज हो गया तो अब कट वापस यहां पर लगेगा, कट इस जगह पर लगेगा, लेकिन अब आपके पास 5 kb का बैंड नहीं बल्कि 9 kb का। सो डीएनए सैंपल ए, डीएनए सैंपल बी को आसानी से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। अगर ये दो डीएनए अलग है तो कहीं ना कहीं पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट में वेरिएशन जरूर आएगा, और वेरिएशन आया होगा तो उसको हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करें। कट करने के बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस करें और एनालाइज करने की कोशिश करें कि जो फ्रैगमेंट्स हैं उनकी लेंथ में कहीं पर वेरिएशन आया या नहीं आया। रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म बहुत ही सेंसिटिव मेथड है। कहीं पर सिंगल न्यूक्लियोटाइड का चेंज है, चाहे वो डिलीशन की या सिंगल न्यूक्लियोटाइड का चेंज है, डिलीशन है, इंसर्शन है, बहुत स्मॉल नंबर ऑफ बेस पेयर के बीच में है, उनको भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे नॉर्मल अलील है, वो इस डायग्राम में बता रखा है कि ये नॉर्मल अलील है, उसका बैंड यहां पर कहीं पर आ रहा है। नॉर्मल अलील का बैंड यहां पर कहीं पर आ रहा है। नॉर्मल अलील जिसके अंदर हमने सिंबल प्लस प्लस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो हेट्रोजाइगस अलील है, इंडिविजुअल है, उसके अंदर एक बैंड यहां पर भी आ रहा है और एक बैंड यहां पर भी आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ होगा? तो प्रोबेबली there may be some new site would have been created in the mutant form, जिसकी वजह से फ्रैगमेंट कम बन रहा है। ये कंप्लीटली म्यूटेंट है, उसके अंदर सिर्फ होमोजाइगस म्यूटेंट के लिए उसका ये बैंड आ रहा है। वापस ये इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस हो सकता है क्योंकि इसके अंदर ये दोनों ही बैंड है वह दिखाई दे रहे हैं। सो बहुत स्मॉल डीएनए, लगभग 1 to 100 बेस पेयर का जो फ्रैगमेंट है उसमें भी आप वेरिएशंस या एनालिसिस कर सकते हैं यूजिंग एन आरएफएलपी। इट इज अ वेरी सेंसिटिव अप्रोच। बेसिकली आरएफएलपी का इस्तेमाल ज्यादातर जेनेटिक्स में किया जाता है समझने के हिसाब से कि लेट्स से कोई इंडिविजुअल है, उसके पास ये अलील, ये A1 है लेट्स से, या जिसको हम कैपिटल ए नाम दे दें, जिसके अंदर क्या है कि इस जगह पर कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, अभी चलो उसको हम बाद में डिफाइन कर लेते हैं, और ये दूसरा अलील स्मॉल ए है, ठीक है। और हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट की बात कर लेते हैं। यहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट अवेलेबल है इसमें, यहां पर वापस कोई साइट अवेलेबल है, और यहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट अवेलेबल है A1 में। और स्मॉल ए वाले अलील में यहां पर साइट प्रेजेंट है और यहां पर साइट प्रेजेंट है, यहां वाली साइट है वह लॉस्ट हो गई। तो इसका मतलब अगर कोई किसी का जीनोम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेशन करने पर कट इसमें यहां पर लगेगा, इसमें इस जगह पर कट लगेगा, यहां पर कट लगेगा, यहां पर कट लगेगा, इसमें इस जगह पर कट लगेगा और इस जगह पर कट लगेगा। और अगर हम कोई प्रोब इस्तेमाल करते हैं, लेट्स से हमने कोई प्रोब इस्तेमाल किया जो इस रीजन के लिए लेट्स से प्रोब है, तो यहां पर हमारे पास कितने बैंड्स बनेंगे? कैपिटल ए है तो यू विल गेट 2 बैंड्स, वन दिस एंड अनदर दिस। और अगर स्मॉल ए है तो यू विल गेट ओनली 1 बैंड। सो इंडिविजुअल अगर कैपिटल ए है तो उसके पास 2 बैंड आएंगे, स्मॉल ए है तो एक ही बैंड आएगा, और
कैपिटल ए स्मॉल ए है तो स्मॉल ए वाला बैंड भी आएगा और कैपिटल ए वाला बैंड भी आएगा। अब इस बेसिस पर हम इनहेरिटेंस को स्टडी कर सकते हैं। हम जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं कि पेरेंट की क्या कंडीशन है, तो पेरेंट वन को देख कर ही आप पता लगा सकते हैं, 3 बैंड है, इसका मतलब ये स्मॉल ए है, ये कैपिटल ए है, ये कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल ए वाले बैंड्स हैं सारे सारे, और ये बैंड्स किसके हैं, कैपिटल ए वाले। तो हम क्या कह सकते हैं, पेरेंट वन कैसा है, हेट्रोजाइगस, पेरेंट टू कैसा है, हेट्रोजाइगस। ये डॉटर वन की कंडीशन कैसी है, सिर्फ इसमें स्मॉल ए कंडीशन है। ये सन वन की कंडीशन कैसी है कि इसमें दोनों ही बैंड्स हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए। और ये सन 2 वाला कैसे, इसमें डिफेक्टिव एलील प्रेजेंट ही नहीं है, इसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल ए कैपिटल ए। तो जेनेटिक्स स्टडीज में इसका इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। इसको समझने के लिए लेट्स से एक एग्जांपल अप्लाई करते हैं, इस एग्जांपल को ट्राई करते हैं, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सिकल सेल अनीमिया इज अ रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज्ड ड्यू टू अ पॉइंट म्यूटेशन इन अ 6th कोडॉन abolishing one of the MSP second endonuclease digestion site present in beta globin gene. So let's say ये कोई एक बीटा ग्लोबिन जीन है, नॉर्मल कंडीशंस में, और ये हम बात कर लेंगे उसकी म्यूटेंट वर्जन, जिसको हम डिजीज कंडीशन की बात कर लेंगे, डिजीज वाली कंडीशन की बात कर लेंगे। वन इज नॉर्मल कंडीशन, अनदर इज डिजीज कंडीशन। क्या कहा गया है कि नॉर्मली यहां पर 6th कोडॉन में एक साइट होती है जो गायब हो जाती है डिजीज कंडीशन में। ऐसा कहा गया है कि देयर इज सम साइट ओवर हियर, अनदर साइट इज इन द 6th कोडॉन एंड देयर इज अनदर साइट ओवर हियर। MSP digested DNA from a normal person give a 2 bands of 200 base pair and of 1150 base pair, और कहा कि म्यूटेंट में ये साइट लॉस हो जाती है, और ये साइट लॉस होने का मतलब अब जो बैंड बनता है वह ऑब्वियसली इन दोनों का सम टोटल बनेगा, कितना बनेगा, 1350, 1350 बेस पेयर का एक बैंड बनेगा। सो अगर ये 2 बैंड आते हैं 1150 और 200 का, तो विल से दैट इज अ कैपिटल ए अली। अगर एक ही बैंड आता है 1350 का, तो वी विल से दैट इज अ डिजीज अलील। तो अब हम नॉर्मल अलील और डिजीज अलील को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे कि मदर के पास 1150 और 200 ये दोनों बैंड आते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं ये दोनों बैंड आने का मतलब वो कैसा है, नॉर्मल अलील, इसको कैपिटल ए से लिख देते हैं। 1350 का बैंड आने का मतलब है वह डिफेक्टिव अलील है। मदर के पास सिर्फ ये 2 बैंड ही है, इसका मतलब मदर का जीनोटाइप क्या रहा होगा, कैपिटल ए रहा होगा। फादर के पास ये तीनों बैंड है, इसका मतलब कैपिटल ए वाले 2 बैंड भी है और ये वाले बैंड भी है, फादर का जीनोटाइप क्या रहा होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। सन के पास सिर्फ ये वाला बैंड है, इसका सन मस्ट हैव बीन स्मॉल ए। डॉटर मस्ट बी कैरियर, सन सेकंड मस्ट बी कैपिटल ए। सो ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे चलो इसी क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमने क्या इसके बेसिस पर अंदाजा लगाया था कि मदर का जीनोटाइप क्या है, तो मदर का जीनोटाइप है कैपिटल ए, फादर का जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए, इस सन का जीनोटाइप क्या है, दैट इज स्मॉल ए, डॉटर का जीनोटाइप क्या है, तो कैपिटल ए स्मॉल ए, और सन का जीनोटाइप वापस ये है, तो दिस नॉर्मली तो कैपिटल ए। नाउ क्वेश्चन थोड़ा सा अब यहाँ पर मार्कर के साथ साथ जेनेटिक्स की इंफॉर्मेशन है वह भी डियर स्टूडेंट्स अप्लाई हो रही है। द सन 1 इज द प्रो बैंड एंड गिवन म्यूटेशन इज नॉट प्रेजेंट इन सन सेकंड। तो सन 1 इज अ प्रो बैंड, मींस प्रो बैंड का मतलब डिजीज है, डिजीज कंडीशन है, एंड गिवन म्यूटेशन इज नॉट प्रेजेंट इन सन सेकंड। देखो सन सेकंड में वो नहीं है, यस ये बात सही है। सन सेकंड के पास जीनोटाइप सन 1 इज प्रो बैंड, मींस डिजीज कंडीशन स्मॉल ए है, और सन 2 में कंडीशन ए है, सो ए स्टेटमेंट ट्रू है। द डॉटर इज कैरियर फॉर गिवन म्यूटेशन, यस डॉटर इज कैरियर कैपिटल ए स्मॉल ए, बिल्कुल ये बात भी सही है। द जीन इज एक्स लिंक्ड एंड द सन 1 बिकम अ प्रो बैंड, नहीं
एक्स लिंक्ड होता तो एक्स लिंक्ड कंडीशन के अंदर फादर कभी कैरियर हो ही नहीं सकता, फादर हेट्रोजाइग, क्योंकि एक्स लिंक्ड में एक्स वाई कंडीशन होती है तो फादर के पास तो सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो वहां पर दोनों अलील एक साथ नहीं हो सकते, दोनों अलील फादर में दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये एक्स लिंक्ड नहीं है बल्कि ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, तो उसको आउटराइट रिजेक्ट किया जा सकता है। So if a disorder is X-linked, then a male cannot be a heterozygous. Male यहाँ पर heterozygous है, it means it cannot be X-linked. The father and the daughter are affected. No, father is heterozygous and even daughter is also heterozygous. So D statement is also false. C false है, D statement B false है, C B false है. A de novo mutation in the same site on a normal allele has allowed appearance of disease phenotype in the probe and हाँ, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि फादर आपका इस तरीके की कंडीशन है, मदर के पास इस तरीके की कंडीशन है, तो नेक्स्ट जनरेशन में तो हमारे पास कैपिटल ए स्मॉल ए या कैपिटल ए ही आना चाहिए। हाउ यू हैव ऑब्टेन्ड अ स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए कैसे आ गया यहाँ पर, ये वाली कंडीशन कैसे आ गई? तो हम कह सकते हैं कि स्मॉल ए कैसे होगा कि ये जो इंडिविजुअल है कैपिटल ए स्मॉल ए, इसके अंदर म्यूटेशन हुआ होगा, नोवल म्यूटेशन हुआ होगा, जिसकी वजह से कैपिटल ए है वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्मॉल ए में, इसलिए ये डिजीज कंडीशन या प्रोबेंड कंडीशन है वो देखने को मिल रही है। सो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट। सो कमिंग टू द एडवांटेजेस ऑफ आरएफएलपी। आरएफएलपी पहली बात ये बहुत ज्यादा मींस रेस्ट्रिक्शन साइट्स दे आर वेरी एबंडेंट इन अ जीनोम, सो इसकी एबंडेंस बहुत हाई होती है, यानी ऐसा नहीं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स रेस्ट्रिक्शन साइट किसी पर्टिकुलर लोकस पर ही है। अगर 4 बेस पेयर का कटर है तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट 256 बेस पेयर के बाद वो साइट जरूर आएगी। 6 बेस पेयर का कटर है तो देयर इज ऑलवेज चांस दैट कि हर 4096 बेस पेयर के बाद वो सीक्वेंस जरूर देखने को मिलेगी। सो इट इज जीनोमिकली एबंडेंट। जीनोम की कवरेज की बात करें तो देखा जाता है कि although there is a genome wide distribution, but most often it is restricted to the region which is a low copy coding region, क्योंकि जो आपके पास heterochromatin region होगा, that region is not easily accessible to restriction enzymes. Another advantage is that it is a codominant expression, means you are able to distinguish heterozygous and homozygous. Another advantage is that it is highly reproducible, same results could be obtained again and again. लिमिटेशंस अगर बात करें आरएफएलपी की, तो क्योंकि ये नॉन पीसीआर बेस्ड मार्कर है इसलिए हमें डीएनए की क्वांटिटी हाई चाहिए, और सिर्फ क्वांटिटी नहीं, डीएनए एकदम कंप्लीटली प्यूरिफाइड होना चाहिए। अगर वो क्वालिटी उसकी बढ़िया नहीं है तो फिर उसका रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन आप नहीं कर सकते। इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म कम होती है एज कंपेयर टू अदर मार्कर्स। Here you need to know the prior information about the sequence. For example, आप equar1 इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम ये prior information तो होनी चाहिए वो equar1 कहाँ कट करता है। और दूसरा कि आपने RFLP कर भी ली तो RFLP करने के बाद खूब सारे फ्रेगमेंट्स आएंगे, इन फ्रेगमेंट्स में से वेरिएबल आपके डिजायरेबल वेरिएशंस कहाँ पर, तो उसके लिए आप प्रोब इस्तेमाल करेंगे। और प्रोब का इस्तेमाल आप तभी कर सकते हैं जब आपको सीक्वेंस नोन, यानी आरएफएलपी तो कर लिया, तो आरएफएलपी करने के बाद आपके पास इस तरीके से कुछ बैंड पैटर्न आ गए, पर इनमें से बैंड पैटर्न में से एक्चुअली यूजफुल या जिस जीन में आप वेरिएशन डिटेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए आप क्या करेंगे, जेल से ट्रांसफर करेंगे टू द शीट, और शीट के अंदर ट्रांसफर करने के डिजायरेबल रीजन में ही वेरिएशन दिखाई दे उसके लिए प्रोब इस्तेमाल करेंगे। प्रोब आप इस्तेमाल तब कर सकते हैं जिस जीन में आप वेरिएशन को डिटेक्ट करना चाहते हैं उस जीन की वेरिएशंस आपको नोन, उसकी सीक्वेंस आपको नोन हो, तभी आपके पास इस तरीके का बैंड पैटर्न आएगा ना। इंडिविजुअल 1 के अंदर इस तरीके का बैंड पैटर्न आ गया, इंडिविजुअल 2 के अंदर ये यहाँ पर वापस 1 2 3, इंडिविजुअल 2 के अंदर आपके पास इस तरीके का बैंड पैटर्न आ गया, इंडिविजुअल 3 के अंदर इस तरीके का बैंड पैटर्न आया। पर ये तो तभी आ सकता है ना, बाकी सारे ये अपीयर क्यों नहीं हुए, सिर्फ ये बैंड क्यों आया, ये बैंड क्यों आया, ये वाला बैंड क्यों है, बाकी सब क्यों नहीं आया, क्योंकि बाकी सबके साथ प्रोब हाइब्रिडाइज नहीं होगा। पर क्योंकि आपको प्रोब के साथ हाइब्रिडाइजेशन करना है तो जीन की सीक्वेंस मस्ट बी नोन, सो प्रियर इंफॉर्मेशन अबाउट द डीएनए सीक्वेंस मस्ट बी नोन सो दैट यू कैन डेवलप अ स्पेसिफिक प्रोब। यानी अगर आपको सिकल सेल अनीमिया के कंडीशन को आइडेंटिफाई करना है कि होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, तो आपको इंटरेस्ट सिर्फ इस बात पे होना चाहिए कि टोटल फ्रैगमेंट्स में से वो फ्रैगमेंट कौन से हैं जो कि बीटा ग्लोबिन जीन से डिराइव्ड है। तो उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो ऑब्वियसली बाय सदर्न ब्लॉटिंग फॉलोड बाय एन ऑटोरेडियोग्राफी। पर उसके लिए आपको प्रोब चाहिए, प्रोब आप तभी प्रिपेयर कर सकते हो जब एक्चुअल जीन की सीक्वेंस आपको नोन है। सो यू नीड
टू हैव अ प्रियर इंफॉर्मेशन अबाउट द डीएनए सीक्वेंस जिसको आप सर्च करना चाहते हैं। यहाँ पर रेडियो लेबल प्रोब इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ये थोड़ा सा लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग है। रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ये बातें थी अब तक RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। अब हम सेकंड मार्कर के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज रेफर्ड टू एज रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए, pronounced as rapid or random amplification of polymorphic DNA. It is the first marker which was developed, which was a PCR based. It is a PCR based marker. फर्स्ट जनरेशन मार्कर्स हमने नॉन पीसीआर बेस्ड मार्कर यानी आरएफएलपी को कहा, तो इसे हम सेकंड जनरेशन मार्कर कह सकते हैं। सेकंड जनरेशन मार्कर आर, फर्स्ट जनरेशन बेस्ड मार्कर्स वर नॉन पीसीआर बेस्ड, while सेकंड जनरेशन मार्कर्स आर पीसीआर बेस्ड. Now in case of RAPD what we do is, जैसे हमने RFLP में डीएनए डिफरेंट है या सेम है, उसके लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का इस्तेमाल किया था। यहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करने की बजाय हियर वी आर गोइंग टू यूटिलाइज सम काइंड ऑफ शॉर्ट प्राइमर, एंड दिस शॉर्ट प्राइमर it is going to bind or it is going to hybridize with an RAPD marker which are approximately around 10 nucleotide longer. Okay, so हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड के आसपास का प्राइमर। जहां कहीं पर भी कॉम्प्लीमेंट्री RAPD मार्कर होगा उस जगह पर जाकर ये प्राइमर हाइब्रिडाइज होगा। अभी क्योंकि ये प्राइमर एक से ज्यादा जगहों पर जीनोम में जाकर हाइब्रिडाइज होगा, ये उन सब जगहों पर जाकर हाइब्रिडाइज हो सकता है जहां पर इसको कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलती है। सो टारगेटेड जगह के अलावा बाकी सब जगहों पर भी ये जाकर बाइंड होगा, इसलिए इस मार्कर को हम मल्टी लोकस मार्कर कहते हैं। इट इज रेफर्ड टू एज मल्टी लोकस मार्कर। सो आरएपीडी को समझने के अंदर एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें यहां पर किसी तरीके की प्रियर डीएनए सीक्वेंस पता होनी जरूरी नहीं है। हमें सिर्फ एक प्राइमर इस्तेमाल करना है और वही प्राइमर फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर की तरह काम करे, और वो जीनोम में फर्स्ट क्रोमोसोम पर भी कुछ जगहों पर जाकर बाइंड हो सकता है, सेकंड क्रोमोसोम पर भी कुछ जगहों पर बाइंड हो सकता है, थर्ड क्रोमोसोम पर एक जगह पर बाइंड हुआ, इधर बाइंड नहीं हुआ, फोर्थ में यहां पर बाइंड हो गया, फिफ्थ में यहां बाइंड हुआ, सेवंथ में यहां पर बाइंड हुआ। तो जहां कहीं पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्राइमर लगेंगे उसके बीच वाला रीजन है वह एम्पलीफाई हो जाएगा। तो ये जहां कहीं पर भी आरएपीडी मार्कर है वहां पर ये प्राइमर जाकर हाइब्रिडाइज हो, यहां पर कोई एम्पलीफिकेशन नहीं हो। ये इंडिविजुअल ए का बैंड पैटर्न आ गया। अब इंडिविजुअल बी है, उसका अगर बैंड पैटर्न देखेंगे, अगर वो इंडिविजुअल बी ए से किसी भी तरीके से डिफरेंट है तो हो सकता है या तो एक कोई साइट ही लॉस्ट हो गई, और साइट लॉस्ट हो गई तो बी वाला बैंड पैटर्न हो सकता है अब आए नहीं, या हो सकता है कि यहां पर एक कोई नई साइट क्रिएट हो गई, और नई साइट क्रिएट होने का मतलब अब यहां पर एक नया बैंड एक्स वाला नया बैंड कोई आना शुरू हो जाएगा। सो यू कैन स्टार्ट गेटिंग दीज काइंड ऑफ वन न्यू बैंड कुड ऑल्सो बी ऑब्जर्व। सो जैसे हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की साइट के बारे में बात कर रहे थे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट पॉइंट म्यूटेशन की वजह से लॉस या गेन हो सकती है, इसी तरीके से जहां कहीं पर भी जाकर प्राइमर बाइंड होने वाला है वह साइट में भी वेरिएशन आ सकता है। प्राइमर बाइंडिंग साइट क्रिएट हो सकती है, प्राइमर बाइंडिंग साइट लॉस हो सकती है, प्राइमर बाइंडिंग साइट एक दूसरे से दूर हो सकती है, प्राइमर बाइंडिंग साइट पास में आ सकती है, जिसकी वजह से पॉलीमॉर्फिज्म आएगा डीएनए सैंपल 1 और डीएनए सैंपल 2 के अंदर, जिसको हम रैपिड कहेंगे। सो जो साइट्स हैं, ये साइट्स यहां पर ही रहेगी या साइट है वो कंप्लीटली लॉस्ट हो जाएगी, तो एम्पलीफाई नहीं होगा। साइट्स हैं वह एक दूसरे से पास में आ सकती है। अब जो रीजन एम्पलीफाई होगा वो कंपैरेटिवली बड़ी साइज का होगा। सो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से, डिलीशन की वजह से, इंसर्शन की वजह से, डिफरेंट टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट की वजह से जो प्राइमर बाइंडिंग साइट्स है, दे मे मूव क्लोजर, दे मे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड इवन द कंप्लीट प्राइमर बाइंडिंग साइट मे बी लॉस्ट, व्हिच रिजल्ट्स इनटू अ पॉलीमॉर्फिज्म, जिसकी वजह से पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलती है। तो
वापस को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि रैंडम हमने शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर इस्तेमाल किया, पीसीआर में ऐड किया। प्राइमर को जहां कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस मिली वहां पर जाकर हाइब्रिडाइज हुआ। जहां पर प्राइमर फॉरवर्ड और रिवर्स तरीके से जाकर बाइंड हुआ, उस जगह से डीएनए एम्पलीफाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां पर कहीं पर ये हाइब्रिडाइज हुआ, इस जगह पर फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर, तो ये आपके पास बैंड पैटर्न इस तरीके से आना शुरू हो जाएगा। अगर यहाँ पर फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर हुआ तो इस लेंथ का कोई बैंड आ जाएगा। लेट्स से यहाँ पर कोई 2 किलो बेस पेयर का बैंड आ रहा है, यहाँ पर हो सकता है ये कोई 3 किलो बेस पेयर का बैंड आ रहा है, यहाँ पर कोई 5 किलो बेस पेयर का बैंड आ रहा है, यहाँ पर कोई हो सकता है 6 किलो बेस पेयर का बैंड आ रहा है। सो जो इंडिविजुअल 1, 2, 3, 4 उनमें अलग अलग बैंड पैटर्न हो सकता है। इंडिविजुअल 1 के अंदर ये वाला बैंड पैटर्न आ रहा है 6 वाला, फिर उसके बाद सीधा बैंड 2 वाला आ रहा है, 3 वाला आ रहा है और 2 वाला आ रहा है। ये वाला बैंड क्यों नहीं आ रहा है? क्यों ये वाला बैंड एब्सेंट क्यों हो गया? क्योंकि इस साइड पर लॉस्ट हो गया होगा। तो इंडिविजुअल 2 के अंदर ये वाला बैंड अपीयर हो रहा है, आप देख रहे हैं ये वाला बैंड भी अपीयर हो रहा है, ये वाला बैंड भी अपीयर हो रहा है, ये दोनों बैंड अपीयर नहीं हो रहे हैं क्योंकि इस साइड में कहीं पर लॉस हो गया होगा। तो इंडिविजुअल 3 के अंदर ये तीनों बैंड आ रहे हैं, ये वाला बैंड इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि इस साइड पर लॉस हो गया। तो साइड लॉस या गेन की वजह से डिफरेंट इंडिविजुअल्स दे विल गिव अ डिफरेंट आरएपीडी पैटर्न। ओके, एडवांटेज सबसे पहली आरएफएलपी में हमने कहा था कि हमें प्रियर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि हम एक प्रोब डिजाइन करेंगे जो डिजायरेबल रीजन में जाकर हाइब्रिडाइज होगा। यहां पर किसी तरीके की कोई प्रियर इंफॉर्मेशन, सीक्वेंस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पर हम प्राइमर है वह यूनिवर्सल इस्तेमाल करते हैं, नॉन स्पेसिफिक है, यानी सेम प्राइमर बैक्टीरिया के लिए, ह्यूमन के लिए, फंगस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। शॉर्ट लगभग 10 न्यूक्लियोटाइड का शॉर्ट प्राइमर है वह इस्तेमाल किया, क्योंकि बाकी जो अप्रोचेस है वहां पर कंपेरेटिवली काफी बड़े प्राइमर इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पर शॉर्ट प्राइमर इस्तेमाल होगा। ये एक क्विक सिंपल मेथड है, एफिशिएंट टेक्निक है, और इसमें नॉर्दर्न ब्लॉटिंग या हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व नहीं है, जबकि आरएफएलपी में नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व था। ठीक है, यहाँ पर हमें डीएनए की अमाउंट कंपैरेटिवली कम चाहिए, क्योंकि ये पीसीआर बेस्ड है। अगर कम अमाउंट का डीएनए तो अभी उसको हम एम्पलीफाई करेंगे। सो 10 नैनोग्राम के आसपास एक रिएक्शन के लिए डीएनए हमारे पास अवेलेबल है, देन ऑल्सो इट इज सफिशिएंट। ओके, सो एडवांटेजेस दैट यू डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ प्रियर इंफॉर्मेशन, क्योंकि रैंडमली आप प्राइमर इस्तेमाल करने वाले हैं। प्राइमर यूनिवर्सल है, आपको कोई फिक्स प्राइमर इस्तेमाल नहीं करना। शॉर्ट लेंथ के प्राइमर हम नो डाउट इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपको कोई किसी तरीके से हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिडाइजेशन के बाद ऑटो रेडियोग्राफी का इस्तेमाल, और न तो हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ेगा, न ही ब्लॉटिंग करनी पड़ेगी, न ही ऑटो रेडियोग्राफी करनी पड़ेगी। और स्मॉल डीएनए सैंपल है तो भी आप इसको इस मार्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हीं आरएपीडी मार्कर को और क्लोन कर कर, सीक्वेंस कर कर, इन्हीं के ऊपर बेस्ड कुछ हायर लेवल मार्कर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेफर टू एज स्केर एंड एसएनपी। उनमें भी इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। लिमिटेशंस की बात करें आरएपीडी की, तो पहली बात ये डोमिनेंट मार्कर है। डोमिनेंट मार्कर का मतलब यहां पर क्या होगा कि लेट्स से डोमिनेंट मार्कर का मतलब समझाने के लिए कि यहां पर कोई अलील A1 है, तो यहां पर प्राइमर बाइंड हुआ और यहां पर प्राइमर बाइंड हुआ। ठीक है, तो इसलिए ये डीएनए, बीच वाला डीएनए एम्पलीफाई हो गया और लेट्स से ये 10 किलो बेस पेयर का बैंड आया। अब A2 है, उसके अंदर क्या हुआ कि ये वाली साइट लॉस हो गई। अब प्राइमर यहीं पर हाइब्रिडाइज होता है, और प्राइमर यहां पर हाइब्रिडाइज होने का मतलब यहां पर कोई बैंड आया नहीं। सो कहीं पर 10 केबी का बैंड आया तो इससे आप क्या कह सकते हैं, क्या इंडिविजुअल A1 है या A1 A2 है? इन दोनों में से क्या कंडीशन आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि A1 भी है तो भी वो 10 केबी का बैंड देगा, और A1 A2 भी है तो भी 10 केबी का बैंड आ जाएगा। यू विल नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश whether it is a A1 और A1 A2 कंडीशन। इसलिए द मार्कर हम कहते हैं ये कोडोमिनेंट मार्कर है। इसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी बाकी जो पीसीआर बेस्ड मार्कर्स हैं उनके कंपैरिजन में कम है। बार बार सेम रिजल्ट को ऑब्टेन करना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। ओके, आगे बात करते हैं हम। जैसे कि यहां पर आपको कहा गया है कि ये आरएपीडी, रैंडम एम्प्लीफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिक डीएनए के रिजल्ट्स हैं।
डिफरेंट जेल के ऊपर बैंड पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। अब आपको दीज आर different samples, sample number 455, 205, 232, 236, 481, these are the different samples. आपको ये कहा कि is the locus represented by band B is more polymorphic और A is more polymorphic. B का मतलब ये वाला बैंड है, ये वाला लोकस है वह ज़्यादा पॉलीमॉर्फिक है, या A वाला रीजन है वह ज़्यादा पॉलीमॉर्फिक है। थोड़ा सा इसमें चेंज हो गया है, मैं थोड़ी सी लोकेशन चेंज कर लेता हूं ताकि समझना आसान रहे। ये वाला रीजन बी है, दिस इज द लोकस बी एंड दिस इज द लोकस ए। तो अब आपको ये पता करना है कि पॉलीमॉर्फिक ज्यादा कौन है। पॉलीमॉर्फिक वहां पर होगा जहां पर वेरिएशन ज्यादा दिखाई देते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं आप, प्रेजेंट है, यहाँ पर एब्सेंट है और एब्सेंट है, यहाँ पर सभी जगह पर प्रेजेंट है। तो पॉलीमॉर्फिक बैंड कौन सा हो गया? तो पॉलीमॉर्फिक बैंड कौन सा हो गया? बी वाला, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन some few of the cases but absent in other, while A it is universally present in all the cases. फिर यहां पर क्वेश्चन में कहा गया is the individual number 232 is homozygous or heterozygous for allele represented by band B। जो बैंड बी के अंदर वह होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। लेट्स से यहाँ पर एक बैंड आ रहा है, ये थोड़ा सा हाई, इसकी पोजीशन थोड़ी सी चेंज हो गई है, आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर एक बैंड है 232 में इस जगह पर। तो यहाँ पर अगर बैंड है तो अब इस बेसिस पर क्या आप पता कर सकते हैं कि होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस है? नो, यू विल नॉट एबल टू टेल, क्योंकि ये मार्कर कैसा है? डोमिनेंट मार्कर है। 236 के बारे में आपकी क्या विचार है? 236 के बारे में, तो 236 में तो ये बैंड ही नहीं है, बैंड नहीं है, इसके बारे में भी हम कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। बाकी ये तो बहुत सिंपल सा, डज बी रिप्रेजेंट लॉन्गर और शॉर्टर डीएनए फ्रेगमेंट देन ए? तो ऑब्वियसली बी मस्ट बी लॉन्गर, क्योंकि डिस्टेंस जो कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है वह बड़ी साइज का है, और जो कम ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वह शॉर्टर साइज का है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम कुछ पता कर, कुल मिलाकर बात ये है कि इस मार्कर से आप होमोजाइगस हेट्रोजाइगस कंडीशन को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो आगे बात करते हैं अब हम। Another marker what we are now going to discuss is amplified fragment length polymorphism, AFLP के बारे में अब हम बात कर रहे हैं। AFLP is also known as a selective restriction fragment amplification। यानी restriction digestion करते हैं, और restriction digestion करने के बाद सारे fragments को हम amplify नहीं करते, we select some of the fragments and they are amplified later on, so that's why it can also refer to as SRFA। okay, जो AFLP है वह भी मल्टी लोकस मार्कर है, यानी जिन प्राइमर्स का एक तो जिन प्राइमर्स को हम इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पर फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर, वह जिनों में कई जगहों पर जाकर हाइब्रिडाइज होंगे। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर फिक्स जगह पर ही जाकर हाइब्रिडाइज होंगे। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ मल्टी लोकस मार्कर। जो RFLP है वह यूनिलोकस मार्कर है, उसके अंदर प्रोब है वो एक पर्टिकुलर जगहों पर ही जाकर बाइंड होगा। जबकि RAPD और AFLP में जो कुछ भी हम प्राइमर इस्तेमाल करते हैं वो जिनों में सिर्फ एक जगह पर जाकर बाइंड नहीं होती, ये प्रोब एक से ज्यादा जगह, प्राइमर्स हैं वो एक से ज्यादा जगहों पर जाकर बाइंड होते हैं। इसलिए चाहे RAPD की बात करें चाहे AFLP की बात करें, ये मल्टी लोकस मार्कर है। दोनों PCR बेस्ड हैं, मल्टी लोकस मार्कर है। जो AFLP है ये RFLP और RAPD दोनों से ज़्यादा एफिशिएंट है पॉलीमॉर्फिज्म को डिटेक्ट करने के अंदर, और इसकी पॉलीमॉर्फिज्म भी, एक तो पॉलीमॉर्फिज्म ज़्यादा और दूसरा इसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी हाई है इवन एज कंपेयर टू रैपिड। ओके, सो ये ज़्यादा एफिशिएंट मैकेनिज्म है। लिमिटेशन वाली बात वापस यहाँ पर RAPD वाली है कि
आरएफएलपी एक को-डोमिनेंट मार्कर था, जबकि एएफएलपी को-डोमिनेंट मार्कर नहीं है। एएफएलपी एक डोमिनेंट मार्कर है। ये काम की बात है, ध्यान रखें कि जो आरएफएलपी है वो को-डोमिनेंट है, जबकि आरएपीडी एंड एएफएलपी बोथ आर द डोमिनेंट मार्कर्स, दैट इज दे आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश अ होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो एएफएलपी मेथड में हम क्या कर रहे हैं कि जैसा हमने रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन में पढ़ा, पहले हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करने के बाद जो फ्रैगमेंट्स आएंगे उनके किनारों पर हम एडेप्टर्स को लाइगेट करेंगे, और एडेप्टर्स की क्योंकि सीक्वेंस हमें नोन होती है, उन सीक्वेंस का इस्तेमाल कर कर अब हम फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर का इस्तेमाल करेंगे, और उसमें से कुछ सेलेक्टिव जो फ्रेस्टेशन फ्रैगमेंट्स हैं उनको एम्पलीफाई करेंगे। ठीक है, तो हाउ वी डू उसके बारे में हम बात करें। यानी पहले तो हम रेस्टिंग एंजाइम से कट कर कर जो साइट्स होगी उन साइट्स पर कट लगकर हमारे पास फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे। इस तरीके से फ्रैगमेंट्स हैं, दे वुड बी जनरेटेड, जो कुछ भी साइट्स हैं, और इन फ्रैगमेंट्स के ऊपर आगे हम क्या ऐड करेंगे, कुछ ना कुछ एडेप्टर्स, और एडेप्टर्स ऐड करने के बाद क्योंकि एडेप्टर्स की सीक्वेंस हमारे पास नोन होती है, उनका इस्तेमाल कर कर हम उनको एम्पलीफाई करेंगे। लेट्स से सो रैप आरएपीडी से और आरएफएलपी में जो मेजर एक्सटेंशन ये है कि रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करने के बाद यहाँ पर जो एक एक्स्ट्रा स्टेप आएगी, दैट इज द एडिशन और लाइगेशन ऑफ एडेप्टर्स, एंड एडेप्टर्स की सीक्वेंस हमें नोन होती है। इसलिए हम कहते हैं कि एएफएलपी में हमें प्रेयर सीक्वेंस नोन होनी चाहिए, तभी हम उसको एम्पलीफाई कर पाएंगे। सो रेस्ट्रिक्शन डाइजेस्टेड फ्रैगमेंट की सीक्वेंस हमें नोन नहीं है, लेकिन उसके ऊपर हम एडेप्टर लाइगेट कर देते हैं। जैसे ही हम एडेप्टर लाइगेट कर देते हैं तो एडेप्टर की सीक्वेंस है अब हम हमारे पास नोन होती है। ठीक है, ताकि अब क्या कर सकें पीसीआर। अभी हम समझते हैं कि कैसे। सो एएफएलपी के अंदर देयर आर 3 मेन स्टेप्स, 3 डिफरेंट स्टेप्स। पहला, वी कट the genomic DNA with a 2 different restriction enzymes simultaneously। restriction enzyme 1 और restriction enzyme 2 दोनों को एक साथ इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जीनोमिक डीएनए, और इसको कट करने के लिए हम 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस्तेमाल कर रहे हैं, EcoR1 एंड MSE1। तो EcoR1 इस साइट को कट करता है, ये वाली साइट, दिस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय EcoR1 एंड दिस इज द साइट व्हिच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस MSE1। ओके, जैसे ही इन दोनों एंजाइम को इस्तेमाल करते हैं, जहां पर इनकी साइट होगी उन साइट्स के ऊपर एक कट जरूर लगाएंगे। तो EcoR1 ने EcoR1 वाली साइट पर कट लगाया, MSE1 ने MSE1 साइट पर कट लगाया, और हमारे पास कुछ इस तरीके से कट लगने पर यहाँ पर MSE1 ने कट लगा दिया लेट से, और यहाँ पर EcoR1 ने कट लगा दिया। कट लगाते ही हमारे पास इस तरीके से स्टेगर्ड एंड वाले फ्रैगमेंट्स जनरेट हो गए। तो इस तरीके से कट आगे और भी जीनोम में कई जगहों पर लगा होगा, हमने सिर्फ एक कुछ पर्टिकुलर यहाँ पर भी लगा होगा, यहाँ पर भी लगा होगा। इस तरीके से हमारे पास खूब सारे फ्रैगमेंट्स हैं वह जनरेट हो गए होंगे, और हर फ्रैगमेंट के किनारे पर इधर तरफ TAA सीक्वेंस होगी, तो इधर इधर की तरफ सीक्वेंस है वह CTTAAG, इस तरीके की सीक्वेंस होगी। तो इस तरीके से हमारे पास खूब सारे फ्रैगमेंट्स हैं वह जनरेट होंगे। तो वी आर यूजिंग अ सेट ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करने के लिए। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि लाइगेशन ऑफ एडेप्टर्स टू ईच एंड ऑफ ऑब्टेन्ड फ्रैगमेंट्स। जो भी हमारे पास फ्रैगमेंट्स आए हैं इस तरीके से, जो भी हमारे पास इस तरीके से फ्रैगमेंट्स आए हैं, इन फ्रैगमेंट्स के ऊपर हम 2 अलग अलग एडेप्टर्स को ऐड करेंगे। तो हम कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस का इस्तेमाल कर कोई एडेप्टर 1 इस साइड में ऐड करेंगे, तो कोई एडेप्टर 2 है वह इस साइड में ऐड करेंगे। इनकी सीक्वेंस हमारे पास नोन होगी। सो डायग्रामेटिकली हम इसको समझ लेते हैं कि हमने कट किया, कट करने के बाद हमने कोई एडेप्टर 1 इधर की तरफ ऐड किया, और कोई एडेप्टर 2 है वह इधर की तरफ लाइगेट करेंगे। एडेप्टर कैसे लाइगेट करते हैं हम यूनिट 12 के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एडेप्टर 1 एंड एडेप्टर 2 लेट से उनको हमने अलग कलर दे दिया, यहाँ पर एडेप्टर 2 हमने ऐड कर दिया, और एक बार हमने दोनों एंड पर एडेप्टर लाइगेट कर दिए, तो उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है दैट इज 2 कॉन्जिक्यूटिव राउंड्स ऑफ PCR एम्प्लीफिकेशन। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, फर्स्ट
step is referred to as pre-amplification. प्री एम्पलीफिकेशन में हम क्या करते हैं, सभी फ्रैगमेंट्स को एम्पलीफाई करने की बजाय कुछ पर्टिकुलर तरीके के फ्रैगमेंट्स एम्पलीफाई करते हैं बाय हैविंग अ प्राइमर which is having sequence complementary to the adapters but extended by one nucleotide. मतलब हमने डाइजेशन किया, डाइजेशन करने के बाद यहाँ पर हमने इधर की तरफ कोई एडेप्टर 2 लाइगेट कर दिया था और इधर की तरफ हमने एडेप्टर 1 लाइगेट कर दिया था, ठीक है। अब हम ऐसे प्राइमर इस्तेमाल लेते हैं जिसकी सीक्वेंस एग्जैक्टली इससे कॉम्प्लीमेंट्री है, पर एक न्यूक्लियोटाइड एक्स्ट्रा रख दिया, ए इधर की तरफ रख दिया। यहां पर भी हमने प्राइमर इस्तेमाल किया, बिल्कुल जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है यहां तक, पर एक न्यूक्लियोटाइड एक्स्ट्रा रख लिया, सी। तो अब जितने फ्रैगमेंट्स हैं वो सारे के सारे एम्पलीफाई नहीं होंगे, वही फ्रैगमेंट्स एम्पलीफाई होंगे जिनमें इधर की तरफ टी सीक्वेंस है और इधर तरफ जी सीक्वेंस है, वही एम्पलीफाई होंगे। सो इस 5 प्राइम एंड पर टी होने की संभावनाएं 4 में से एक बार है, इधर की तरफ भी जी होने की संभावना है 4 में से 1 टाइम। तो टोटल हम ये कह सकते हैं कि अब 16 टाइम्स नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स जो एम्पलीफाई होंगे वह लेसर होंगे। अदरवाइज नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स बनते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमारे पास खूब सारे फ्रैगमेंट्स बन गए, अब ये खूब सारे फ्रैगमेंट्स के साथ एडेप्टर भी लाइगेट हो गए, पर इन फ्रैगमेंट्स में से अब कौन से फ्रैगमेंट्स एम्पलीफाई हो, ये खूब सारे हमारे पास हैं, इनमें से कुछ पर्टिकुलर फ्रैगमेंट्स हैं वही एम्पलीफाई होने चाहिए। तो हम कैसे करें, इसीलिए ना सेलेक्टिव एम्पलीफिकेशन, दिस इज कॉल्ड एज प्री एम्पलीफिकेशन। तो प्री एम्पलीफिकेशन में पूरी भीड़ में से कई सारे फ्रैगमेंट्स तो हटा दिए गए, और प्री एम्पलीफिकेशन के बाद अगला एम्पलीफिकेशन राउंड इस भीड़ को और कम किया जाता है। सेकंड जो पीसीआर रिएक्शन है, जहां पर अब हम सेलेक्टिव एम्पलीफिकेशन करते हैं, पहले हमने प्री एम्पलीफिकेशन किया, अब हम सेलेक्टिव एम्पलीफिकेशन करते हैं। और सेलेक्टिव एम्पलीफिकेशन में अब जो फॉरवर्ड, पहले हमने जो फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर इस्तेमाल किया था उसमें एक एक न्यूक्लियोटाइड का ही एक्सटेंशन था। अब हमारे पास एक एक न्यूक्लियोटाइड का एक्सटेंशन नहीं है, फॉरवर्ड प्राइमर के अंदर भी 3 न्यूक्लियोटाइड एक्सटेंशन है और रिवर्स प्राइमर में भी 3 न्यूक्लियोटाइड एक्सटेंशन है। तो जो भी हमारे पास प्री एम्पलीफिकेशन में डाइजेस्टेड फ्रैगमेंट्स आए, उनमें से नेक्स्ट राउंड में भी सारे एम्पलीफाई नहीं होंगे, सिर्फ वही एम्पलीफाई, नो डाउट सबके पास यहाँ पर टी तो होगा ही, इस जगह पर सबके पास नो डाउट यहाँ पर जी होगा, लेकिन अब आगे वही एम्पलीफाई होंगे फर्दर प्री एम्पलीफिकेशन राउंड के बाद, वही एम्पलीफाई होंगे जब जहां पर यहाँ पर जी और जी होंगे या यहाँ पर सी और टी होंगे, वही एम्पलीफाई। सो now this is called as selective amplification. Number of the fragments which would be amplified would be comparatively much lesser. ठीक है, तो this is called as और अब जो प्राइमर्स इस्तेमाल कर रहे हैं वह प्राइमर्स रेडियो लेबल्ड हो सकते हैं ताकि उनको हम जेल के ऊपर आसानी से एनालाइज कर सकें। तो प्री एम्पलीफिकेशन करने पर जो भी हमारे पास डिफरेंट सैंपल्स हैं, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, 4, 5, जो भी सैंपल्स हैं 5, 6, 7, 8, ये 9, 10 सैंपल, इन सब को ऑटो रेडियोग्राफी कर पता कर सकते हैं। यहाँ पर कोई हाइब्रिडाइजेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास प्राइमर है वो खुद ही रेडियो लेबल्ड है, बहुत शार्प बैंड्स हैं वो दिखाई देते हैं। देखो आप इस तरीके से, दीज आर डिफरेंट सैंपल्स and since the forward primer and reverse primers they were radio labeled, so what you find is that कि यहाँ पर हमारे शार्प बैंड्स हैं वो विजुलाइज किए जा सकते हैं। एडवांटेजेस की बात करें अगर हम AFLP की, तो पहला एडवांटेज कि फास्ट है, कंपेरेटिवली इनएक्सपेंसिव है। इफ वी टॉक अबाउट द SNP एंड अदर टेक्निक्स, कंपेरेटिवली या रिलेटिवली इट इज इनएक्सपेंसिव। पॉलीमॉर्फिज्म इसमें काफी ज्यादा होती है। इट जनरेट्स द DNA profiles regardless of complexity of an origin of DNA मॉलिक्यूल। यानी हमने फॉरवर्ड प्राइमर या रिवर्स प्राइमर लिए हैं, सेम फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर यूक्रोमेटिन रीजन में भी जाकर बाइंड हो सकते हैं, हेट्रोक्रोमेटिक रीजन पर भी बाइंड हो सकते हैं। सेम फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर आप बैक्टीरिया के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फंगस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ह्यूमन जीनोम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो कॉम्प्लेक्सिटी से हमारा मतलब है यूक्रोमेटिन या हेट्रोक्रोमेटिन रीजन से DNA प्रोफाइल जनरेट कर सकते हैं, और ओरिजिन से मतलब है कि वेदर दैट DNA इज फ्रॉम ईस्ट, ह्यूमन और सम काइंड ऑफ प्लांट्स।
लिमिटेशन इंपॉर्टेंट बात है कि ये डोमिनेंट मार्कर है, इट इज अ डोमिनेंट मार्कर। और दूसरा, इसमें इतने ज्यादा, ऑल्दो हमने सेलेक्टिव एम्पलीफिकेशन किया, पर फिर भी बहुत ज्यादा बैंड्स हैं, सो इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड to use it in a marker assisted selection. So we can say this marker is not readily preferred for molecular breeding marker assisted selection, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, नंबर ऑफ बैंड्स बहुत ज़्यादा है, कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग में इस्तेमाल काफ़ी कम किया जाता है। देन डियर फ्रेंड्स, चलो इस क्वेश्चन पर दिमाग लगाओ। देखो ये एफएलपी से क्वेश्चन है, बहुत सीधा सा क्वेश्चन, चलो आंसर ही मैंने बता दिया। इसलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर मार्कर टाइप्स यूज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड पीसीआर टेक्निक। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और पीसीआर टेक्निक कहाँ इस्तेमाल होती है? एएफएलपी में। एएफएलपी से ये क्वेश्चन और आया था जून 2016 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर एएफएलपी? पीसीआर यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम एंड, हमें क्या ढूंढना है? करेक्ट। PCR using a combination of random and gene specific primer? No, random primer हम इस्तेमाल नहीं करते. We use a primer which is specific to the adapter molecule. Random primer आप RAPD में इस्तेमाल करते हैं. PCR amplification followed by digestion with restriction enzymes, बिल्कुल ये काफी हद तक सही है. सॉरी, PCR amplification followed by digestion, no, गलत हो गया. पहले restriction enzymes और फिर it is followed by PCR amplification. Digestion of DNA with restriction enzymes followed by one PCR step? No. Digestion of DNA with restriction enzymes followed by two PCR step? Yes, this is true, because पहले हम प्री एम्पलीफिकेशन करते हैं और फिर सेलेक्टिव एम्पलीफिकेशन करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? फोर्थ। चलो अब हम एक तीसरे मार्कर के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज अ माइक्रो सैटेलाइट मार्कर। This microsatellite marker is also referred to as short tandem repeats, or it is also referred to as simple sequence repeats. Dear students, हम डिस्कस कर चुके हैं सेल बायोलॉजी में व्हाट वी मीन बाय सैटेलाइट डीएनए। ऐसा कोई डीएनए जो कि टैंडमली रिपीटेटिव हो, और ह्यूमन जीनोम में ज़्यादातर जो टैंडम रिपीटेटिव डीएनए है वह 8 रिच होता है, इसलिए ऐसे टैंडमली रिपीटेटिव डीएनए की डेंसिटी बाकी जीनोमिक डीएनए की डेंसिटी से कम होती है। जब कभी भी बायोंड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो बल्क जीनोमिक डीएनए के कंपैरिजन में जो टैंडम रिपीटेटिव डीएनए है वह अपना सेपरेट बैंड्स बनाते हैं लो डेंसिटी पर, और इस डीएनए को जो लो डेंसिटी पर, यानी कि इस तरफ हम जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ जा रहे हैं, सीजियम क्लोराइड का ग्रेडियंट बढ़ जा रहा है, लो डेंसिटी पर जो डीएनए के बैंड्स बनते हैं बल्क जीनोमिक डीएनए से हायर पोजीशन पर बनते हैं, इन्हें सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। अब ये सैटेलाइट डीएनए डिपेंडिंग अपॉन कि व्हाट इज द साइज ऑफ रिपीट्स, if the size of each repeat is 1 to 6 base pair, often it is referred to as microsatellite DNA, whose number of repeats could be very large. As compared to this, if the size of individual repeat is 7 base pair or more, तो उसे हम mini satellite DNA कह सकते हैं, और 25 base pair से ज़्यादा हो तो often it simply could be referred to as satellite DNA. मिनी सैटेलाइट डीएनए का एग्जांपल VNTR है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, जो कि फर्स्ट जनरेशन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इस्तेमाल किए गए थे। लेकिन अभी जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ह्यूमन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज माइक्रोसैटेलाइट। तो माइक्रोसैटेलाइट डीएनए, दीज आर द टैंडमली रिपीटेटिव डीएनए where the each repeat size often ranges from 2 to 6 nucleotide. So there could be repeats like GT, or there could be repeats like this is 2 nucleotide repeat, this could be 3 nucleotide repeats, this could be 4 nucleotide repeats. So these short repeating nucleotides which has a different density as compared to bulk genomic DNA, such is referred to as a microsatellite DNA. Copy number of these repeats they vary between an alleles, यानी अलील 1 के अंदर लेट्स से हमारे पास अलील 1 है, उसके अंदर नंबर ऑफ रिपीट्स जैसे से काउंट कर लें आप, तो कुछ 10 रिपीट्स हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ रिपीट्स, कोई अलील 2 है तो उसके अंदर नंबर ऑफ रिपीट्स लेट्स से 12 है, कोई नंबर ऑफ रिपीट्स है अलील 3 है उसमें नंबर ऑफ रिपीट लेट्स से 15 है। तो डिफरेंट अलील्स
को यहाँ पर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट एलील्स दे मे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ रिपीट्स, तो ऑफन इट इज अ मल्टी एलिलिक इन नेचर. तो SSR, it is a multi-allelic, means you are able, even multiple alleles को स्टडी किया जा सकता है यूजिंग अ माइक्रो सैटेलाइट्स. सो फोर्थ अलील में 18 रिपीट्स हो सकते हैं, फिफ्थ अलील के अंदर 19 रिपीट्स हो सकते हैं, कोई नेक्स्ट अलील हो सकता है उसके अंदर वापस सिर्फ 4 रिपीट्स ही हैं. सो नंबर ऑफ रिपीट्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, इसलिए इस से मल्टीपल अलील्स हैं उनको भी स्टडी या इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है. माइक्रोसैटेलाइट मार्कर्स दे आर हाईली पॉलीमॉर्फिक, है ना. ये जो अब तक हमने मार्कर्स पढ़े हैं AFLP, RAPD, उनसे भी ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म किसमें होती है, माइक्रोसैटेलाइट. ऑल्दो सभी तरीके के मॉलिक्यूलर मार्कर्स के बेसिस पर हम इंडिविजुअल्स को या इंडिविजुअल्स के DNA का इस्तेमाल कर कर उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी DNA, जिसे इस अप्रोच को DNA फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं. बट उस मार्कर का इस्तेमाल DNA फिंगरप्रिंटिंग में ज़्यादा किया जाना चाहिए जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म बहुत ज़्यादा है. तो सबसे ज़्यादा पॉलीमॉर्फिज्म किसके अंदर देखने को मिल रही है, अब तक जो मार्कर पड़े हैं उनमें से माइक्रोसैटेलाइट. सो ऑल मार्कर्स दे कुड बी यूटिलाइज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन DNA सैंपल्स, दैट इज दे कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग. बट आउट ऑफ द चॉइसेस up what we have studied up to now, the most commonly utilized is the microsatellite marker. माइक्रोसैटेलाइट मार्कर के अंदर एक और फायदा भी है कि को डोमिनेंट मार्कर है. हमने RFLP के बारे में बात की थी, वह को डोमिनेंट था. उसके बाद PCR बेस्ड दो मार्कर की बात की थी, RAPD और FLP दोनों ही डोमिनेंट मार्कर थे. तो ये को डोमिनेंट मार्कर भी है और ये मल्टी एलिलिक भी है. अगर RFLP को बाई एलिलिक की बात करें और जो AFLP है या RAPD है वह मोनो एलिलिक है, तो ये मल्टी एलिलिक है. इट इज सिंगल लोकस मार्कर, मीन्स यहां पर हम जो प्रोब इस्तेमाल करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए नंबर ऑफ रिपीट्स के लिए, वह किसी प्रोब एक पर्टिकुलर जगह पर ही जाकर बाइंड होगा, वह अनवांटेड जगहों पर जाकर बाइंड नहीं होगा. या जो हम यहाँ पर पेयर ऑफ प्राइमर्स इस्तेमाल करने वाले हैं डिटेक्ट करने के लिए, वो पेयर ऑफ प्राइमर्स दे विल बाइंड टू अ सर्टेन स्पेसिफिक साइट, they are not going to bind at various other sites, so we will say that is a single locus marker. AFLP के अंदर जो हम फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर इस्तेमाल कर रहे थे वो जिनों में कई जगहों पर जाकर बाइंड हो सकते थे, इसलिए उसको मल्टी लोकस मार्कर का. ऐसे ही RAPD के अंदर भी जो हम प्राइमर इस्तेमाल कर रहे थे वो मल्टीपल जगहों पर जाकर बाइंड हो रहे थे, इसलिए वो मल्टी लोकस मार्कर था. RFLP के अंदर जो हम प्रोब इस्तेमाल कर रहे थे वो पर्टिकुलर जीन या उसकी अलील फॉर्म पर जाकर बाइंड हो रहे थे, इसलिए वो सिंगल लोकस मार्कर है. ऐसे ही माइक्रोसैटेलाइट है, उसके अंदर भी जो हम प्राइमर इस्तेमाल करेंगे वो सब जगह पर जाकर बाइंड नहीं होंगे. दे विल बाइंड ओनली टू द स्पेसिफिक रीजन एट अ सिंगल लोकस. They will bind around these microsatellites DNA. So this is called as single locus marker. इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस अप्रोच के अंदर वी यूटिलाइज टू कंजर्व्ड एंड लोकस स्पेसिफिक PCR प्राइमर. सो अगेन सिंगल लोकस वाली बात आ गई यहाँ पर कि हम यहाँ पर लोकस स्पेसिफिक PCR प्राइमर इस्तेमाल करते हैं, जबकि AFLP में प्राइमर्स कई जगहों पर जाकर इट वाज नॉट लाइक दैट कि एक पर्टिकुलर DNA फ्रैगमेंट वुड बी एम्पलीफाइड. ऑल दोज DNA फ्रैगमेंट्स वुड बी एम्पलीफाइड व्हिच वाज हैविंग अ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द प्राइमर, बट हियर लोकस स्पेसिफिक PCR प्राइमर्स दे आर यूटिलाइज्ड. सो लेट्स से हमारे पास ये इसमें 11 रिपीट्स हैं अलील 1 में, यहाँ पर 13 रिपीट्स हैं, लेट्स से यहाँ पर 16 रिपीट्स हैं. दिस इज द साइट जिसके लिए हमने फॉरवर्ड प्राइमर इस्तेमाल किया, दिस इज द साइट जहाँ पर हमने रिवर्स प्राइमर इस्तेमाल किया. तो अगर अलील 1 और मान लें कि यहाँ पर बीच में फ्लैंकिंग सीक्वेंस है, यहाँ पर मान लें कि जो प्राइमर है वो हमारा 12 न्यूक्लियोटाइड का मान लें, इधर की तरफ भी प्राइमर 12 न्यूक्लियोटाइड का मान लें, जो फ्लैंकिंग सीक्वेंस है बीच के अंदर उसको मान लो 38 न्यूक्लियोटाइड की मान लें, इसको भी 38 न्यूक्लियोटाइड की मान लें. तो DNA एम्पलीफाई यहाँ से यहाँ तक होगा, तो ये तो पूरा 50 न्यूक्लियोटाइड तो यही हो गया, 50 न्यूक्लियोटाइड का यहीं पर हो गया. और बीच के अंदर हमारे पास रिपीट्स कितने 11, तो 11 का मतलब 22 और आ जाएगा. तो इससे हमारे पास साइज बनेगी, वो कितनी बनेगी, दैट इज 50 प्लस 22 लगभग 72 न्यूक्लियोटाइड बनेगा. यहाँ पर ये सॉरी 50 प्लस 50
प्लस 22 यानी 122 न्यूक्लियोटाइड का बनेगा। यहाँ पर वापस यहाँ से यहाँ तक डीएनए एम्पलीफाई होगा 50 का, यहाँ से यहाँ तक वाला एम्पलीफाई होगा 50 का, और बीच के अंदर कितने रिपीट्स हैं 13 यानी 26। यहाँ पर 126 का फ्रेगमेंट बनेगा, यहाँ पर 132 का फ्रेगमेंट, क्योंकि 50 का यहाँ से आ जाएगा, 50 का यहाँ से आ जाएगा, और 16 रिपीट्स हैं, डाई न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स हैं, इसलिए 32 ये हो जाएगा। सो इन एलील 1, एलील 2, एलील 3 को आसानी से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है जेल के ऊपर रन करने पर, क्योंकि अगर आपके पास एलील 1 जो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया गया उसका बैंड कहाँ पर आएगा, तो उसका बैंड आएगा 122 न्यूक्लियोटाइड वाली लोकेशन पर। बीच वाले का बैंड कहाँ पर आएगा, लगभग 126 न्यूक्लियोटाइड वाली पोजीशन पर। ग्रीन वाले का कहाँ पर आएगा, तो 132 न्यूक्लियोटाइड वाली पोजीशन पर। और हम आराम से पता कर सकते हैं कि 122 का मतलब क्या हम पहले स्पेसिफाई कर चुके हैं, एलील 1, 126 का एलील 2, ये एलील 3। तो इंडिविजुअल सैंपल 1 है, इसका जीनोटाइप कैसा होगा 1 1, इसके अंदर सिर्फ ये है तो 2 2, इसका है 3 3। इसके पास 126 और 122 है, तो जीनोटाइप हम क्या कर देंगे, हेट्रोजाइगस है। ये इंडिविजुअल भी हेट्रोजाइगस है, पर इसके पास एलील कौन सा है, एक 3 वाला है और एक 1 वाला है। इसके अंदर एलील कौन सा है, एक 3 वाला और एक 2 वाला है। तो मल्टीपल एलील्स को भी आप स्टडी कर पा रहे हैं, यानी आप ये स्टडी कर पा रहे हैं कि जीनोम इज A1 A1 या जीनोम इज A1 A2 या जीनोम इज A2 A3 या जीनोम इज A1 A3, इन चीजों को भी आप स्टडी कर पा रहे हैं मल्टीपल। सो इसलिए हमने इसको मल्टी एलिलिक मार्कर की बात की। यहाँ पर आप दोनों ही एलील्स हैं अपना बैंड पैटर्न दे रहे हैं, इसलिए हमने क्या कहा, ये मार्कर कैसा है, को डोमिनेंट मार्कर है। और क्योंकि यहाँ पर हमने जो प्राइमर इस्तेमाल किए हैं वो सिर्फ उसी जगह पर जाकर हाइब्रिडाइज होते हैं जहाँ पर माइक्रोसैटेलाइट डीएनए अवेलेबल है, उसके अलावा नॉन टारगेटेड साइट पर कहीं पर बाइंड नहीं होते, इसलिए इसको हमने क्या कहा कि ये यूनिलोकस या सिंगल लोकस मार्कर है। एडवांटेजेस की बात करें अगर हम माइक्रोसैटेलाइट डीएनए के बारे में, तो दिस माइक्रोसैटेलाइट डीएनए व्हिच इज आल्सो रेफर टू अ शॉर्ट टैंडम रिपीट्स, एसटीआर भी कहा जाता है, इसको सिंपल सीक्वेंस रिपीट भी कहा जाता है, एसएसआर भी कहा जाता है। इनके एडवांटेज ये हैं कि ये बहुत ज़्यादा पॉलीमॉर्फिक है, फास्ट इवोल्विंग है, इवन इतनी इवोल्यूशन है विद इन अ स्पीसीज एंड इवन फादर टू सन को भी डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। और मेजर रीजन फॉर द इवोल्यूशन माइक्रोसैटेलाइट डीएनए इज बेसिकली द स्लिपेज एरर, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द रीजन व्हाई देयर इज अ चेंजेस इन द नंबर ऑफ रिपीट्स। Another important thing is that it is a co-dominant marker. A disadvantage is that it is रिलेटिवली एक्सपेंसिव, कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है, और टाइम भी इस मार्कर को एनालिसिस करने में थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो ये बातें हो गई हमारे माइक्रो सैटेलाइट मार्कर के बारे में, ऑल्सो रेफर टू एज सिंपल सीक्वेंस रिपीट और सिंपल टैंडम रिपीट्स। जैसे कि अब इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि क्या ये मार्कर जो एरो से बता रखा है, क्या ये पॉलीमॉर्फिक है या नहीं, इस बैंड की, इस लोकस पर बात की, whether this is a polymorphic or not। इसमें इस तरीके का बैंड पैटर्न आ रहा है। ओके, मैं अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो उसके लिए मैं बैंड पैटर्न ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर बैंड है, यहाँ पर भी बैंड है, इस जगह पर भी बैंड है, इस जगह पर भी बैंड है, यहाँ पर वापस बैंड है, यहाँ पर वापस बैंड अपीयर हो रहा है, थिंग्स को थोड़ा और क्लियर करने के लिए। ओके, आपको कहा है कि इस लोकस पॉलीमॉर्फिज्म है या नहीं, तो हाँ पॉलीमॉर्फिज्म है, क्योंकि यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश दैट दिस इंडिविजुअल 1 2 3 4 ये से लग रहे हैं, बट 5 and 6 दीज आर डिफरेंट, सो यस दिस इज अ पॉलीमॉर्फिक। पहला आंसर मिल गया। दूसरा आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है क्या ये पॉलीमॉर्फिक है, तो हमने कहा हाँ ये पॉलीमॉर्फिक है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि इस इफ इट इज पॉलीमॉर्फिक हाउ मेनी इंडिविजुअल्स आर हेट्रोजाइगस, तो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स कितने हैं, तो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स आप देख सकते हैं 1 2 3 4 individuals they are heterozygous because they are having both the alleles. How many individuals are homozygous for short allele, तो इसको हम लॉन्गर एलील कहेंगे, इसको शॉर्टर एलील कहेंगे, तो शॉर्टर एलील के लिए कितना है, तो 1। इस तरीके से हम इसके आंसर्स दे सकते हैं। चलो यहां पर वापस दिमाग लगाओ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ट्राई टू गिव द आंसर फॉर दिस। ध्यान से पढ़ो और उसको आंसर देने की कोशिश करो।
आया कुछ समझ में? ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि there are 4 microsatellite marker was carried out in family showing a genetic disorder. The results are summarized below. Based on above, which of the markers shows the linkage to disorder? बहुत सिंपल सी बात होगी। जो भी मार्कर डिजीज के साथ लिंक्ड हो, वह मार्कर उन सब जगहों पर होना चाहिए जहां पर डिजीज। तो डिजीज कहां पर है? P1 में डिजीज है, फिर 1 में डिजीज है, फिर 2 में डिजीज है, P2 में नहीं है, 3 में नहीं है, 4 में नहीं है, 5 में डिजीज है, 6 में। तो हमें ऐसा मार्कर ढूंढना है जो P1, 1, 2, 5 और 6 इन सब में कॉमन हो। तो ऑब्वियसली ऑप्शन मार्कर 1 तो होने से रहा, क्योंकि मार्कर 1 तो P2 में भी प्रेजेंट है, तो डिजीज वाला मार्कर होना चाहिए। मार्कर 2 हो सकता है, अगर मार्कर 2 है तो ये इसमें भी होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों डिजीज है। इसमें नहीं होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए, इसमें है, इसमें है, इसका मतलब डेफिनेटली आंसर ही M2 हो गया। M3 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मार्कर 3 देखें आप, नॉन डिजीज इंडिविजुअल में, तो डिजीज स्पेसिफिक नहीं हो सकता। M4 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि P1 में है, अगर वो डिजीज स्पेसिफिक है तो डिजीज तो 1 वाले में भी है, यहाँ होना चाहिए पर यहाँ पर वो नहीं है, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। चलो यहाँ पर दिमाग लगाओ, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है माइक्रोसैटेलाइट से। तो एनालाइज करें इस क्वेश्चन को कि माइक्रोसैटेलाइट्स are used as a marker for identifying individuals via DNA fingerprinting as the alleles may differ in number of repeats. Okay, ठीक है। From the southern plot shown below, identify the progeny for a given parent. तो पेरेंट्स के पास आप देख रहे हैं कितने नंबर ऑफ रिपीट्स हैं, मदर के पास 4 या 5। तो हम कह सकते हैं मदर के पास जो नंबर ऑफ रिपीट्स कितने हैं, या तो 4 या 5। फादर के पास माइक्रोसैटेलाइट रिपीट्स के अंदर कितने, मदर का सिंबल मदर, और फादर के पास जो नंबर ऑफ रिपीट्स हैं, दीज आर आइदर 1 2 3 और 1 2 3 4 5 और 6, 3 and 6। अब इधर से गैमेट्स हैं वो क्या क्या आएंगे मदर साइड से, या तो गैमेट के अंदर 4 नंबर ऑफ रिपीट्स आएंगे या 5 नंबर ऑफ रिपीट्स आएंगे। फादर से नंबर ऑफ रिपीट्स जो, क्योंकि गैमेट्स हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। अब प्रोजेनी कैसे बनेंगे? तो प्रोजेनी वुड बी प्रोड्यूस्ड one of the gamete from mother side and one of the gamete from father side. The resultant gamete could be this, that is you can get a band pattern of 3 4, you can get a band pattern of 4 6, you can get a band pattern of 3 5, or you can get a band pattern of 5 6. These are the possibilities of the progeny. Which of the following can be approached? So मदर है, वापस यहाँ पर लिख दिया गया है, मदर है वो क्या है 4 और 5 है, 4 और 5। फादर क्या है 3 और 6 है। ओके, अब इंडिविजुअल ए में क्या आया कंडीशन? उसमें इंडिविजुअल ए इज 3 and 5. 3 and 5 is possible? Yes, it is possible. So A is possible. B condition is 4 and 6. 4 and 6 is possible? Yes, 4 and 6 is also possible. So B is also possible. C is 4 and 5. 4 and 5 is possible? No, 4 and 5 is not possible under any of the condition. It is not possible. Then D is 5 and 6. Is it possible? Yes, it is possible. 5 and 6 is also possible. So A is possible, B is possible, D is also possible. So answer would be option second. So this way you can solve this particular question. इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते थे। ठीक है,
आगे बात करें। कमिंग टू a very short information about ISSR, inter simple sequence repeats. Basically, it involves the amplification of the DNA which is in between or which is sandwiched between the two simple sequence repeats or two microsatellite DNA. So let's say this is a SSR, simple sequence repeat. This is a SSR जो अब तक हमने पढ़ा था माइक्रोसैटेलाइट DNA में हम इसका मार्कर यहाँ लेते हैं और इसका मार्कर तो इस रीजन को एम्पलीफाई करते हैं, पर यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो दो माइक्रोसैटेलाइट डीएनए है SSR1 और SSR2, इसके बीच वाले रीजन को इसको हम एम्पलीफाई करेंगे, इस रीजन को, इस बीच वाले रीजन को हम एम्पलीफाई करेंगे। तो बीच वाले रीजन को हम एम्पलीफाई कैसे करें, तो उसके लिए वी हैव टू यूटिलाइज अ प्राइमर against this SSR sequences such that instead of amplification of an SSR region, there is an amplification of ISSR region, that is inter simple sequence repeat. Okay, so it involves basically the amplification of a DNA region that is located in between the two identical microsatellite repeats, or they may not be even identical, means two identical or non-identical microsatellite repeats that are oriented in opposite direction. So the result would be that this is the microsatellite DNA, this is another microsatellite DNA, and we will put one primer over here and one primer over here, and this region which is in between, it would be amplified. And if it is done, then it is referred to as ISSR, that is inter simple sequence repeats. Okay, so what we do is, let's say this is simple sequence repeat, so we decide one forward primer which is of length of SSR plus 2 extra nucleotide, they have been added over here. Similarly, we are also having a reverse primer which is also having these complete SSR sequence plus 2 extra nucleotides, so that now when you utilize this, complete this region would get amplified. This, see, this region, this complete this region would be amplified. Okay, let's say how we can utilize this ISSR for detecting a variation. Individual A, it is having a 4 different SSR sequences. Okay, it is individual 1 is having a, you can say, simple sequence repeat 1, this is simple sequence repeat 2, this is simple sequence repeat 3, and simple sequence repeat 4, while individual 1 is having only simple sequence repeat 1 and simple sequence repeat 2. Okay, so if you use primers against these forward primer and reverse primer, this region will, one you will get band over here, another band you will get from this side, and third band you will get from this side. So individual 1 will give you 3 bands, individual 2 will give only 1 band. So you can easily distinguish that the ISSR band patterns in these two different individuals is different. Okay, because these number of SSR repeats, they may vary from individual to individuals, and these SSR repeats, if they vary from individual to individual, even there would be a variance in the ISSR sequence, that is inter simple sequence repeats. The advantages of ISSR is, again, no prior information is essential, while in case of SSR or microsatellite DNA, you must know prior information so that you can amplify a particular type of locus specific DNA could be amplified. Here no prior information is required. This is randomly distributed. Here comparatively less DNA is required, and technically it is easy. The limitation of ISSR is it is a dominant marker. SSR or microsatellite is a co-dominant marker. SSR is SSR, or you can say satellite or microsatellite DNA. These were co-dominant, while ISSR is dominant marker, that is not able to distinguish a heterozygous or homozygous condition. The reproducibility of this is comparatively lower as compared to SSR marker, and this is not locus specific. Okay, that is the region could be amplified from multiple locus. Then moving to last molecular marker, what we are going to discuss today, single nucleotide
polymorphism, SNP. Basically, as name suggests, this is the polymorphism which is resulting from the mutation, or more broadly, point mutation at a single locus. Let's say this is the some sequence from individual 1, this is individual 2, this is individual 3. If in this sequence we see that here individual 1 at rest of the sequence is same, but at this particular locus individual 1 is having sequence A, individual 2 is having a nucleotide G, and at the same locus the individual 3 is having a nucleotide T. So at this particular single site, or on basis of this single site, 3 individuals could be distinguished, whether it is individual 1 or individual 2 or individual 3. So this is called as variation of a single nucleotide is referred to as SNP, or single nucleotide polymorphism. SNP, it is quite polymorphic and abundant among the organism, because these are the kind of variations which are expected to be very high and distributed throughout the genome. जितने भी अलील्स बनते हैं कि कैपिटल टी से स्मॉल टी क्यों बना, तो ज्यादातर जगहों पर हम जेनेटिक्स में पढ़ा, द रीजन इज ऑफन अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज. लेट्स से इवन नॉर्मल बीटा ग्लोबिन जीन और जो म्यूटेंट सिकल सेल अनीमिया का बीटा ग्लोबिन अलील है उसमें डिफरेंस कितना, तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड का फर्क है. दैट इज रेफर्ड टू एज एसएनपी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. ओके, सो एसएनपी दे आर हाईली पॉलीमॉर्फिक. अगर ह्यूमन जीनोम में ही बात करें तो इट इज अज्यूम दैट देयर आर 14 लाख SNPs or 1.42 million SNP they are present in human genome. SNP जैसे माइक्रोसैटेलाइट DNA वो थ्रू आउट जीनोम डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो भी हाइपरली पॉलीमॉर्फिक बट थ्रू आउट जीनोम डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. लेकिन SNP दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द जीनोम. द SNP दे आर ऑल्सो अ कोडोमिनेंट मार्कर. माइक्रोसैटेलाइट VNTR की तरह even the SNP, these are the codominant marker, that is you are able to distinguish between a homozygous and heterozygous conditions. जो SNP मार्कर्स है इनके डेवलपमेंट को आप ऑटोमेटाइज कर सकते हो, और SNP मार्कर्स का इस्तेमाल कर कर आप उन पॉलीमॉर्फिज्म्स को भी डिटेक्ट कर सकते हो जनरली, जो कि कन्वेंशनल मार्कर से पॉसिबल नहीं. ओके, जनरली SNP मार्कर्स को बाई एलिलिक कंसिडर किया जाता है, यानी किसी भी एक लोकस पर देखें तो जनरली 2 वेरिएंट पॉसिबल है. हालांकि थ्योरेटिकली किसी भी साइट पर हर लोकस पर 4 वेरिएंट एलील हो सकते हैं, यानी कोई भी सीक्वेंस है इस जगह पर A भी हो सकता है, इस जगह पर T भी हो सकता है, इस जगह पर G भी हो सकता है, और इस जगह पर C भी. बाकी सारी सीक्वेंस सेम है, पर एक जगह पर हमारे पास इसको हम अलील 1, अलील 2, अलील 3, अलील 4, यानी इसको हम मल्टी एलिलिक कहेंगे, हो सकता है. बट ज्यादातर जगहों पर जो देखने को मिलता है वो बाई एलिलिक नेचर देखने को मिलता है, यानी इस लोकस पर भी आप देखेंगे तो A या G देखने को मिलता है, इस लोकस पर G या T देखने को मिलता है, इस जगह पर वापस A या T देखने को मिलता है. यानी जो भी ये SNP1 है, ये SNP2 है, ये SNP3 है, जो भी वेरिएशन साइट्स हैं थ्योरेटिकली तो ये मल्टी एलिलिक है, क्योंकि हर लोकस पर 4 डिफरेंट वेरिएशंस पॉसिबल है. बट जो मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेशन ये है कि किसी भी लोकस SNP लोकस को कंपेयर करें तो ऑफन 2 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं. जनरली एक प्यूरिन की जगह पर दूसरा प्यूरिन, या एक पिरिमिडीन की जगह पर दूसरा पिरिमिडीन. दीज आर द कॉमन ऑब्जर्वेशंस. सो इट्स considered to be predominantly biallelic, but even a triallelic भी हो सकता है, tetraallelic भी हो सकता है. Then methods SNP को डिटेक्ट कैसे करें, यानी लेट्स से हमारे पास यहां पर इस रीजन में यहां पर इस DNA सैंपल A और DNA सैंपल B दोनों में सिंगल न्यूक्लियोटाइड का फर्क है. दोनों में यहां पर कोई एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का फर्क है. अब इस फर्क को पहले तो हमने PCR का इस्तेमाल कर कर हमने एम्पलीफाई कर दिया, यानी इस रीजन को भी हमने एम्पलीफाई कर दिया और इस रीजन को भी हमने एम्पलीफाई कर दिया. पर आप पता कैसे करें कि ये 2 DNA PCR से एम्पलीफाई करने के बाद ये DNA सैंपल एक जैसे हैं या अलग अलग है. सो
ऐसा हमने क्या किया था, फॉरवर्ड प्राइमर रिवर्स प्राइमर, सेम फॉरवर्ड प्राइमर रिवर्स प्राइमर यहाँ से इस्तेमाल किया, इसलिए इस दोनों डीएनए को हमने एम्पलीफाई कर दिया। लेंथ में यहाँ पर फर्क नहीं है इस बार, बट हाउ वी विल एबल टू असेस दैट दिस इज द डीएनए फ्रॉम allele 1 and this is the DNA from allele 2, because both of them they are variable in a single nucleotide. So there are various methods which are available. डायरेक्ट सीक्वेंस कर लो इसकी और इसकी। डायरेक्ट सीक्वेंस करने पर उस जगह पर जहां पर वेरिएशंस हैं वो डिटेक्ट हो जाएगा। तो दैट वुड बी द मोस्ट यू कैन से एफिशिएंट मेथड, बट इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि आप हर डीएनए को सीक्वेंस करें। सो यू कैन यूटिलाइज एन allele specific oligonucleotide probes. One could be against a normal allele, another could be up for a disease allele, or you can go for a single strand conformational polymorphism, ऐसे referred to as SSCP. You can go for a single base sequencing, उस पर्टिकुलर जगह पर जहां पर मिसमैच है उस जगह पर ही सीक्वेंसिंग करो। You can go for a denaturating gradient gel electrophoresis, again almost it is like a SACP, and you can go for ligation chain reaction। जैसे इनमें से अगर हम कुछ पर्टिकुलर बात करें allele specific ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स के बारे में, ये हमारे पास लेट्स से हमारे पास ये एक जगह पर फर्क है, हमने नॉर्मल अलील स्पेसिफिक ओलिगो न्यूक्लियोटाइड लिया तो वह नॉर्मल अलील के साथ तो हाइब्रिडाइज होगा, इट विल गिव अ सिग्नल। बट अगर हम हाई हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रिंजेंसी रखें, यानी एक न्यूक्लियोटाइड का भी मिसमैच है, तो ये वाला नॉर्मल अलील स्पेसिफिक प्रोब यहां पर जाकर बाइंड नहीं होगा। लेकिन हम यहां पर कोई दूसरा प्रोब लें, दूसरा प्रोब ऐसा जिसमें इस जगह पर सी की बजाय यहां पर जी हो, जिसको हम कह सकते हैं म्यूटेंट अलील स्पेसिफिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड लें, अगर वह लेते तो वह इसके साथ हाइब्रिडाइज होता, इसके साथ हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता। तो दिस इज कॉल्ड एज allele specific oligonucleotides which is most often utilized for assessing a genetic disorders। समझने के हिसाब से यहां पर एक क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ते हैं और उसके हिसाब से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से लेट्स वी ट्राई टू सॉल्व दिस। क्या दे रखा है कि टू डिटेक्ट अ म्यूटेशन, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का फर्क है, GAG की जगह पर GTG हो गया। Allele specific hybridization methods is used. 4 members are affected family and investigated. DNA isolated from blood samples parents between 2 offsprings are spotted on a membrane after appropriate processing and probed with GAG, that is the first probe, and GTG. बाकी सीक्वेंस में कोई फर्क नहीं, this is the second probe after labeling. While the probed with first oligonucleotide signals are obtained for positions where DNA is spotted from the parents and offspring, when probed with a second oligonucleotide signals are obtained at the position where DNA from the offsprings were spotted. Results are as shown below। मतलब सबके रिजल्ट्स यहाँ पर शोन है। और जो फर्स्ट प्रोब है वो किसके लिए है, नॉर्मल के लिए, और सेकंड प्रोब है वो किसके लिए है, डिजीज कंडीशन के लिए। तो फादर के डीएनए के साथ फर्स्ट प्रोब भी हाइब्रिडाइज हुआ, सेकंड प्रोब भी हाइब्रिडाइज हुआ, यानी फादर के पास नॉर्मल अलील भी है जिसमें सीक्वेंस GAG रही होगी, और फादर के पास डिजीज अलील भी है, स्मॉल a भी है, यानी वहां पर जहां पर सीक्वेंस GTG रही होगी। मदर के पास भी नॉर्मल अलील भी है, डिजीज अलील भी है। ऑफस्प्रिंग 1 के अंदर सिर्फ डिजीज अलील है, नॉर्मल अलील नहीं है। ऑफस्प्रिंग 2 में सिर्फ नॉर्मल अलील। तो ये तो क्वाइट पॉसिबल है ना, कैपिटल A स्मॉल a लें तो हमारे पास कैपिटल A इंडिविजुअल्स भी आ सकते हैं, कैपिटल A स्मॉल a इंडिविजुअल्स भी आ सकते हैं, और स्मॉल a इंडिविजुअल्स भी आ सकते हैं। क्या बात सही है? तो सेकंड प्रोब इज फॉर डिजीज, फर्स्ट प्रोब इज अंडर नॉर्मल कंडीशन। पेरेंट्स आर अफेक्टेड, नहीं, पेरेंट्स दोनों के दोनों कैसे हैं, पेरेंट्स बोथ आर हेटेरोजाइगस, मींस दे आर कैरियर, दिस इज फॉल्स। Offspring 1 is affected, yes, definitely it is affected because it is having only the disease allele. Offspring 2 is carrier, no, offspring 2 is not carrier, it is having only normal alleles. Offspring 2 is affected, no, offspring 2 is not affected. तो इस तरीके से हम इस नतीजे पर पहुंचे, we reached to a conclusion that the correct answer is option second, that offspring 1 is affected. Yes, it is affected because वहां पर सिर्फ और सिर्फ डिजीज अलील्स हैं, वह प्रेजेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलो, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्रोब्स की बजाय इवन यू कैन यूटिलाइज अ सिंगल स्ट्रैंडेड कन्फर्मेशन पॉलीमॉर्फिज्म, कि जो जीनोमिक डीएनए है
जिसमें एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का भी फर्क है। लेट्स से यहाँ पर AT है, यहाँ पर GC है। पहले इसको एम्पलीफाई किया, फिर हमने इस AT वाले DNA को भी डबल स्ट्रैंडेड से हमने क्या कर दिया, सिंगल स्ट्रैंडेड कर दिया। इसको भी डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंडेड कर दिया। सिंगल स्ट्रैंडेड में ये कुछ अलग तरीके से फोल्ड होगा, ये वाला स्ट्रैंड कुछ अलग तरीके से फोल्ड होगा, यहाँ पर भी ये DNA कुछ अलग तरीके से फोल्ड होगा और ये C वाला स्ट्रैंड कुछ अलग तरीके से। डीनेचुरेटिंग कंडीशंस में वाइल्ड टाइप को, यानी इसको हम वाइल्ड टाइप मान लेते हैं और इसको हम म्यूटेंट मान लेते हैं। तो वाइल्ड टाइप के अंदर जो दो स्ट्रैंड्स हैं A और स्ट्रैंड हैविंग T, दे विल अडॉप्ट डिफरेंट कन्फॉर्मेशंस। यहां पर हम डी नॉन डीनेचुरेटिंग कंडीशन में रन करते हैं ताकि दे कैन अडॉप्ट डिफरेंट कन्फॉर्मेशन। सो हियर यू कैन फाइंड टू डिफरेंट बैंड्स, वन विच इज हैविंग a and another is having a T. While here you can see that the conformation adopted by mutant is different. This may be the DNA strand having a G and this may be a DNA strand which is having an C. So easily you can detect by this SCCP that whether there is a wild type or whether it is a mutant. Let's say अगर किसी इंडिविजुअल के पास SCCP करने पर इस तरीके का बैंड पैटर्न आता तो उसके बेसिस पर हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते थे, यहाँ पर भी बैंड आता, इस जगह पर भी बैंड आता, इस जगह पर भी कहीं पर बैंड आता, इस जगह पर भी कोई बैंड आता, ठीक है, ये बैंड कुछ अलग जगह ऐसा कुछ बैंड आता, तो हम क्या कहते हैं, ये वाला बैंड किसका है, A की वजह से, ये वाला बैंड किसकी वजह से, G की वजह से, ये वाला T वाला स्ट्रैंड की वजह से, ये C, तो हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल कैसा है, उसमें नॉर्मल एलील भी है और डिजीज एलील भी है, फिर हम कहते हैं कि वह हेटेरोजाइगस है। So this is use of SCCP. Okay. Now these are the molecular markers. Again focusing some important points about the molecular markers. जो अब तक हमने मार्कर पढ़े हैं उसमें से नॉन पीसीआर बेस्ड मार्कर एक ही था, याद रखने वाली बात है, RFLP। रेस्ट ऑफ ऑल जो हमने डिस्कस किए अब तक, RFPD, AFLP, माइक्रोसैटेलाइट, STR सिंपल टेंडम रिपीट्स, जिन्हें SSR भी कहता है, सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स, SNP दैट इज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, इवन हमने ISSR के बारे में भी स्टडी किया, इवन हम EST के बारे में भी बात करें, एक्सप्रेस सीक्वेंस हम पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर इनके बारे में अगर कोई RNA बेस्ड मार्कर की बात करें, RNA बेस्ड मार्कर का एक एग्जांपल है दैट इज EST, SSR, ISSR, SNP, microsatellite, VNTR, etc. These all are example of PCR based markers. Okay. So नॉन PCR एक याद रखा जा सकता है RFLP, बिकॉज बाकी सारे जितने भी मार्कर्स हैं वह सारे के सारे मार्कर्स PCR बेस्ड है। मार्कर्स जो कि होमोजाइगस हेटेरोजाइगस को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते उन्हें डोमिनेंट मार्कर कहा जाता है, वो ज्यादा काम के नहीं होते। ज्यादा प्रेफर्ड मार्कर कैसे हैं, को-डोमिनेंट, जो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कंडीशन को डिस्टिंग्विश, यानी जो A1 और A1 A2 को कैन नॉट डिस्टिंग्विश, उन्हें हम क्या कह रहे हैं, डोमिनेंट मार्कर। A1 और A1 A2 कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, तो उन्हें हमें डोमिनेंट मार्कर कहना पड़ेगा। सो A1 A2 दे कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड, देन इट इज डोमिनेंट मार्कर, दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, यानी अगर आप होमोजाइगस कंडीशन और हेटेरोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कंडीशन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं तो उसे को डोमिनेंट मार्कर कहा जाएगा। ठीक है, तो डोमिनेंट मार्कर के एग्जांपल RFPD ले लें, AFLP ले लें, इवन यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ ISSR, दीज आर द एग्जांपल ऑफ डोमिनेंट मार्कर्स। कोडोमिनेंट मार्कर एग्जांपल RFLP, microsatellite, STR also referred to as SSR simple sequence repeats, SNP single nucleotide polymorphism, even VNTR variable number of tandem repeats, these are example of codominant markers. Marker could be single locus or a marker could be multi locus, उनको single locus marker भी कहा जा सकता है, multiple locus marker भी कहा जा सकता है। जैसे कि RFLP के अंदर या माइक्रोसैटेलाइट के अंदर जो हम प्रोब इस्तेमाल करते थे, they pair only with one locus, तो ऐसे मार्कर को हम सिंगल लोकस मार्कर कहते हैं। तो सिंगल लोकस मार्कर के अंदर RFLP आ गया, माइक्रोसैटेलाइट आ गया, माइक्रोसैटेलाइट इज ऑल्सो रेफर टू STR, SSR, इवन SNP दैट इज ऑल्सो सिंगल लोकस। इन सब जगहों पर क्या है, जो कुछ भी हम प्रोब इस्तेमाल करते हैं वो एक पर्टिकुलर लोकस पर ही जाकर हाइब्रिडाइज होता है, बाकी जगहों पर जाकर हाइब्रिडाइज नहीं होता।
जबकि आरएपीडी या एएफएलपी के अंदर जो हम सिंगल प्राइमर इस्तेमाल करते हैं या पेयर ऑफ प्राइमर इस्तेमाल करते हैं, दे अनिल टू number of different location in a genome and then they give a polymorphism. इसलिए ऐसे मार्कर्स को जैसे AFLP, RAPD, मिनी सेटेलाइट VNTR, these are referred to as multi-locus मार्कर, उन्हें मल्टी लोकस मार्कर की कैटेगरी में रखा जाता है. सो इस बेसिक इंफॉर्मेशन से भी कई बार क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व आउट करते हैं. Which one of the following DNA marker cannot be used to distinguish between homozygous and heterozygous condition? यानी कुल मिलाकर पूछा गया है कि which is dominant marker, ये पूछा है. कौन सा dominant marker है ये पूछा है. तो RAPD is a अच्छा can be used, okay, तो can be used मतलब co-dominant marker पूछा है. Which can be used and which can be used means which is able to distinguish between homozygous and heterozygous condition is referred to as co-dominant marker. तो co-dominant marker कौन है? तो RAPD dominant marker है, AFLP dominant marker है, RFLP co-dominant marker है, ISSR dominant marker. तो आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स? थर्ड. यहां पर वापस कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और पूछा है कि इसमें करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है. वापस वही co-dominant dominant की बात की है. SSR and RFLP, SSR and RFLP are co-dominant marker, yes. SSR and RAPD co-dominant नहीं है. ये स्टेटमेंट गलत है. RAPD and RFLP are dominant, no, RFLP is not dominant, इसलिए ये भी गड़बड़ हो गया. सी स्टेटमेंट भी बाहर चला गया, पीछे एक ही बचा एनडी. AFLP and RAPD both are dominant marker, yes, both are dominant marker. So correct answer क्या हो गया स्टूडेंट? फोर्थ. इस पे क्वेश्चन कई बार बना है कि कौन सा डोमिनेंट मार्कर है, कौन सा को-डोमिनेंट मार्कर है. वापस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पीसीआर बेस्ड, ध्यान रखें, पीसीआर बेस्ड डीएनए एम्प्लीफिकेशन इज एसेंशियल फीचर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ मार्कर. यानी हमें पीसीआर बेस्ड मार्कर की बात करनी है. RFLP हो नहीं सकता, RFLP हो नहीं सकता, RFLP हो नहीं सकता. पीछे आंसर बच गया AFLP, SSR and RAPD. These are the PCR based markers. Okay. वापस कुछ RFLP का है कि there is some information which is given for RFLP and AFLP. क्या बात करेक्ट नहीं है, which is not correct. पहला स्टेटमेंट इसमें दे रखा है स्टूडेंट, सदर्न हाइब्रिडाइजेशन यूज्ड ओनली फॉर रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. यस, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म में सदर्न हाइब्रिडाइजेशन इस्तेमाल करते हैं. AFLP के लिए सदर्न हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती. AFLP इज अ कोडोमिनेंट मार्कर, नो, AFLP इज अ डोमिनेंट मार्कर. AFLP कैन जनरेट डीएनए प्रोफाइल रिगार्डलेस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी और ओरिजिन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, बिल्कुल ये बात सही है. ओनली RFLP रिक्वायर्स प्रेयर इंफॉर्मेशन अबाउट द डीएनए सीक्वेंस, बिल्कुल है, क्योंकि AFLP के अंदर कोई प्रेयर सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती. ठीक है, क्योंकि हम वैसे भी कोई भी सीक्वेंस हो, वैसे भी हम तो एडेप्टर लाइगेट करने हैं, हमें एडेप्टर की सीक्वेंस नोन होनी चाहिए. जिस डीएनए में हम वेरिएशंस पता करने हैं, उस डीएनए की सीक्वेंस वेरिएशंस हमें पता, सीक्वेंस पता हो कोई जरूरी नहीं है. ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सेकंड. वापस स्टूडेंट ने RFLP, RAPD, AFLP, SSR के बारे में कुछ बातें लिखी गई है मॉलिक्यूलर मार्कर्स प्लांट्स के बारे में, और कहा है कि क्या बात सही है. All these techniques can be used for fingerprinting, yes, and all markers they are utilized for distinguishing things, so they can be utilized for a fingerprinting. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. Detection of allelic variations can be achieved only by allelic variation. Allelic variation के लिए markers co-dominant होने चाहिए, और that could be done only by RFLP and SSR. Yes, both are co-dominant marker, ये बात भी सही है. यूज ऑफ रेडियोस्टॉप इज रिक्वायर्ड इन RFLP एंड RAPD. और पहली बात तो RAPD में हमें रेडियोस्टॉप इस्तेमाल करने नहीं पड़ते. RFLP के अलावा रेडियोस्टॉप्स का इस्तेमाल हमें AFLP में भी करना पड़ता है, वहां पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और जरूरत पड़ने पर हम SSR में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए सी स्टेटमेंट गलत हो गया. PCR रिएक्शन इज रिक्वायर्ड इन ऑल टेक्निक्स, नो, RFLP में PCR टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं होता है. सो करेक्ट आंसर स्टेटमेंट A और B हो गए. ये एक और क्वेश्चन है जो इस बार ही अपेयर हुआ था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. ये भी कुछ कंडीशंस हैं.
और हमें मैच करना है। कहा है कि RFLP पहली कंडीशन डोमिनेंट मार्कर है, नहीं RFLP डोमिनेंट मार्कर नहीं है, RFLP को डोमिनेंट मार्कर है, इसलिए ऑप्शन 1 तो सीधा बाहर चला गया। RFLP मल्टीलोकस है, नहीं RFLP मल्टीलोकस नहीं है, RFLP के अंदर जो प्रोब इस्तेमाल करते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर लोकस पर जाकर बाइंड होता है, इसलिए ये भी बाहर चला गया। RFLP सिंगल लोकस है, बिल्कुल सिंगल लोकस है। RFLP मल्टी एलिलिक है, नहीं RFLP जनरली बाई एलिलिक कंडीशंस होती है, तो ये भी बाहर हो गया। लेकिन फिर और भी आगे पढ़ते हैं, देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। RFLP हमारा सिंगल लोकस है। SSR के बारे में क्या बात सही इनमें से, तो SSR के बारे में हमने पढ़ा है कि सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स दीज आर मल्टीपल एलिलिक, यानी मल्टीपल एलिल्स के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ये बिल्कुल सही बात है। AFLP के बारे में कहा गया है, AFLP मल्टीलोकस है, यस AFLP इज मल्टीलोकस, क्योंकि जो हम प्राइमर इस्तेमाल करते हैं वो जीनोम में कई जगहों पर जाकर बाइंड होते हैं। RAPD डोमिनेंट मार्कर है, RAPD डोमिनेंट मार्कर है, यस बिल्कुल ये बात भी सही है। तो इन सब के बेसिस पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, आंसर थर्ड, मोस्ट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। So dear students, these were the questions from molecular markers. कुछ मॉलिक्यूलर मार्कर्स के क्वेश्चन जेनेटिक्स से रिलेटेड है, वो जेनेटिक्स वाली यूनिट के साथ आप सॉल्व कर लेना। बेसिकली मॉलिक्यूलर मार्कर की अप्रोच कम है, जेनेटिक्स की इंफॉर्मेशन ज़्यादा होनी चाहिए। तो वंस अगेन थैंक यू। पर ये मॉलिक्यूलर मार्कर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए थोड़ा सा आप इसको वापस रिवाइज करिएगा, इस लेक्चर को वापस सुनिएगा और जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को वापस सॉल्व करने की कोशिश करना। तो वंस अगेन थैंक्स।